आशु ने इनविजिबिलिटी रोब पहन रखा था। भले ही वो पूरी तरह इनविजिबल नहीं था, लेकिन नज़रों से ओझल ज़रूर हो गया था। फिर भी जो टोल की तरह दिखने वाला माउंटेन गोल्ड था, उसकी नज़रें डायरेक्ट आशु पर ही टिकी थीं। ऑब्वियस है कि वो उसे देख सकता था। उस माउंटेन गोल्ड ने आशु की तरफ देखते हुए मुंह खोला और एक अजीब सी चीख निकाली। आशु के मन में खतरे की घंटियां बजने लगी। उसने फौरन पीछे हटते हुए गोल्डन ओवरलॉर्ड स्वॉर्ड निकाल ली ताकि किसी भी पॉसिबल अटैक से खुद को बचा सके। हालांकि आशु को माउंटेन गोड टेम्पल से कोई टेरिफाइंग फोर्स बाहर निकलती हुई नहीं सेंस हुई, लेकिन तभी उसकी पॉकेट एकाएक हिल उठी और फिर सब कुछ दोबारा शांत हो गया। ये क्या था? आशु थोड़ा कंफ्यूज हो गया। उसे यकीन था कि कुछ ना कुछ जरूर हुआ है। उसने हाथ पॉकेट में डाला और उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस एकदम अजीब हो गए। उसकी पॉकेट बिल्कुल पहले जैसी ही थी, लेकिन अंदर रखा जो पैसा था वो गायब हो चुका था। कुल मिलाकर बस कुछ 8-9 हज़ार रुपये ही थे जो आशु ने बतौर बैकअप रखे थे, कभी अचानक राइड लेनी पड़े या रोज़मर्रा की ज़रूरत के लिए। अब एक भी कौड़ी नहीं बची थी। वो मानो हवा में ही गायब हो गया था। क्या ये उसी माउंटेन गोड की हरकत है? लेकिन ये किया कैसे उसने? आशु अलार्म था, तभी माउंटेन गोड ने फिर से उसकी तरफ देखकर अजीब सी चीख मारी। आशु ने फौरन उड़ान भरते हुए डॉज किया। उसे माउंटेन गोड की स्ट्रेंथ का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था, इसलिए वो बस जितना हो सके खुद को उससे दूर ले जाने की कोशिश कर रहा था ताकि और कोई नुकसान ना हो। लेकिन अफसोस, इस बार भी आशु लेट हो चुका था। माउंटेन गोड की उस अजीब चीख के साथ ही आशु ने अपनी कलाई को हल्का महसूस किया। इसकी वजह थी वो ब्रेसलेट जो उसने पहना हुआ था, वो भी एक झटके में गायब हो गया। ये ठीक नहीं हुआ। आशु का दिल एक पल के लिए रुक सा गया। वो ब्रेसलेट वैसे भी बहुत कीमती नहीं था, इसीलिए खो भी जाता तो चलता, लेकिन उसमें कैश स्पेस भी एम्बेडेड था। और कैश स्पेस के अंदर कई ऐसी चीज़ें थीं जिन्हें खोना किसी भी हालत में आशु को मंजूर नहीं था। आशु ने तुरंत टायरेंट बेहेमोथ को बुलाया और उसे जायंट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने का हुक्म दिया। फिर उसने अपनी एक बड़ी सी फिस्ट हिल के ऊपर बने माउंटेन गोड टेम्पल की तरफ बढ़ा दी, इस उम्मीद में कि उसे चकनाचूर कर देगा। वो टोल जैसा माउंटेन गोड टेम्पल से बाहर की तरफ कूद पड़ा। उसका शरीर भी पूरी रफ्तार से एक्सपेंड होने लगा, इतना कि वो अब टायरेंट बेहेमोथ के बराबर लगने लगा। उसका सिर डायरेक्ट टायरेंट बेहेमोथ के मुंह से टकराया। ये साफ नहीं था कि उसका सिर किस चीज़ से बना था, लेकिन वो काफ़ी हार्ड था। टायरेंट बेहेमोथ का मुक्का जैसे किसी लोहे की दीवार से जा टकराया हो, उस पर ज़रा भी असर नहीं हुआ। तभी आशु ने गौर किया कि वो क्रिएचर भले ही भद्दा लग रहा था, लेकिन असल में वो टोर नहीं था। उसका शरीर लायन जैसा था, पैर किलिन जैसे और सिर एक ड्रैगन जैसा। उसके शरीर पर जो धब्बे नजर आ रहे थे वो असल में धब्बे नहीं बल्कि कॉपर के सिक्कों जैसे स्केल्स थे। वो सिक्का नुमा स्केल्स उसके पूरे शरीर को कवर किए हुए थे। जब उसका शरीर सिकुड़ता तो दूर से देखने पर ऐसा लगता जैसे किसी टोर की पीठ पर उभरी हुई गांठें हों। क्या ये क्रिएचर वो लेजेंडरी मकरा हो सकता है? आशु ने उसे गौर से देखा और उसकी पहले डिस्प्ले की गई एबिलिटीज़ को याद किया। तभी उसे एक लेजेंडरी मिथिकल बीस्ट के बारे में याद आया। एक कहावत में कहा गया है कि ये मिथिकल बीस्ट मकरा को मकर, इविल वार्डिंग और 100 क्योंस जैसे नामों से भी जाना जाता था। ये एक अच्छा बीस्ट माना जाता था जो बुरी सोल्स को दूर भगाने और परेशानियों से प्रोटेक्ट करने की ताकत रखता था। माना जाता था कि ये हर तरफ से वेल्थ निगलता है, लेकिन उसे बाहर नहीं निकालता, यानी सिर्फ खाता है पर त्याग नहीं करता। इसलिए ये पैसे और ट्रेजर को अट्रैक्ट करता है, इसमें सिर्फ एंटर होता है, एग्जिट नहीं। ऐसा कहा जाता था कि जो भी इंसान अमीर बनना चाहता हो वो अपने घर या फैक्ट्री में मकरा जैसा डिवाइन बीस्ट जरूर रखता था। जैसे जैसे आशु इस क्रिएचर को देखता गया, उतना ही उसे ये क्रिएचर और भी ज्यादा उस लेजेंडरी मकरा जैसा लगने लगा। जब ये टायरेंट बेहेमोथ से फाइट कर रहा था तो ना इसकी स्ट्रेंथ, ना स्पीड और ना ही कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी मामले में कमजोर लग रहा था। उसने एक जोरदार अटैक किया और बगल वाली हिल का एक टुकड़ा ही चबा गया। इसकी कॉम्बैट स्ट्रेंथ वाकई में डरावनी थी। तो यही है वो जिसने पहाड़ी रास्ता कुतरा था। आशु ने तुरंत गोल्डन ओवरलॉर्ड स्वॉर्ड को हुक्म दिया कि वो मकरा पर स्वॉर्ड बीम से अटैक करे ताकि वो टायरेंट बेहेमोथ की मदद कर सके और अगर मौका मिले तो उसके पेट से कैश स्पेस निकाल सके। जैसे ही गोल्डन ओवरलॉर्ड स्वॉर्ड उसकी तरफ उड़ती हुई आई, मकरा ने अचानक मुंह खोला और एक अजीब सी चीख निकाली। अगले ही पल उसने उस स्वॉर्ड को डायरेक्ट अपने पेट में खींच लिया। हे ऊपर वाले, ये कैसी खतरनाक एबिलिटी है? ये तो एक मिथिकल वेपन को भी निगल सकता है। आशु सन रह गया। उसने बिना सोचे समझे अटैक करने की जगह फौरन उससे दूरी बना ली। अब वो थोड़ी दूरी से टायरेंट बेहेमोथ और मकरा की लड़ाई को गौर से देखने लगा ताकि किसी भी कमजोरी को पहचान सके और सही मौके पर अटैक कर सके। टायरेंट बेहेमोथ मकरा पर हावी नहीं हो पा रहा था। गुस्से में उसने दहाड़ मारी और अपनी एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ को एक्टिवेट कर दी। उसकी जबरदस्त पावर ने तुरंत ही मकरा को सप्रेस लिया और जब उसने मुक्का मारा तो मकरा माउंटेन के बीच लुढ़कता चला गया। लेकिन मकरा की स्किन बेहद थिक और फ्लैश काफ़ी मजबूत था। उसे सिर्फ हल्की सी चोट लगी थी।
यानी टायरेंट बेहेमोथ उसे इतनी जल्दी खत्म नहीं कर सकता था। ये देखकर मकरा बुरी तरह बिफर उठा। उसने अपना मुंह खोला और ऐसे चीखा जैसे कोई दुनिया को निगलने वाला डीमन हो। उसकी आवाज़ किसी बैल के जैसे गूंज रही थी, लेकिन वो बेहद अजीब और डरावनी थी। आशु, जो काफ़ी दूर जाकर खड़ा हो चुका था, वो भी उस चीख से कांप उठा। उसके कुछ कीमती आइटम्स एकदम से गायब हो गए। यहाँ तक कि करिश्मा के लिए जो एक्सेसरीज उसने खरीदी थी, वो भी कहीं चली गईं। लेकिन इससे भी ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि ज़मीन खुद ही क्रैक हो गई और उसके नीचे से एक गोल्ड माइन बाहर आ गई। बड़े अमाउंट में गोल्ड ओर्स मकरा के मुंह में जाने लगे और उसका पूरा शरीर गोल्डन लाइट से ग्लो होने लगा, मानो वो प्योर गोल्ड से बना हो। शायद ये उस वजह से था कि मकरा ने भारी अमाउंट में गोल्ड और निगल लिए थे, मगर अब वो एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ एक्टिवेट कर चुके टायरेंट बेहेमोथ को बराबर की टक्कर देने लगा था। भले ही वो थोड़ा कमज़ोर हो, लेकिन टायरेंट बेहेमोथ के लिए उसे सीरियसली जख्मी करना अब बेहद मुश्किल हो गया था। कुछ ही देर बाद मकरा के शरीर से निकलती गोल्डन लाइट काफ़ी कमज़ोर पड़ने लगी। शायद वो पूरी एनर्जी जो उसने गोल्ड माइन से कंज्यूम की थी, अब खत्म हो गई थी। तभी अचानक उसने ज़ोरदार दहाड़ लगाए और सामने की तरफ दौड़ पड़ा। टायरेंट बेहेमोथ भी पीछे हटने वाला नहीं था। वो मकरा के पीछे लगातार भागता रहा। कई माउंटेन पार करने के बाद मकरा ने एक बार फिर जोरदार चीख मारी। इस बार ज़मीन फिर से क्रैक हो गई और उसके नीचे से एक सिल्वर माइन अपीयर हुई। अब बड़ी तादाद में सिल्वर और मकरा के मुंह में उड़कर जाने लगे और उसका पूरा शरीर सिल्वर ग्लो से शाइन होने लगा। उसकी कॉम्बैट स्ट्रेंथ एक बार फिर बढ़ गई और वो दोबारा टायरेंट बेहेमोथ से मुकाबला करने लगा, पहले से भी ज़्यादा ताकत के साथ। खुशकिस्मती से टायरेंट बेहेमोथ कभी भी किसी से भी क्लोज कॉम्बैट में डरने वाला नहीं था। वो मकरा से पागलों की तरह भिड़ गया और उनकी टक्कर से आसपास के माउंटेन ढहने लगे। ज़मीन पर गहरे गहरे गड्ढे बन गए और पूरा का पूरा फॉरेस्ट तबाह होने की कगार पर पहुंच गया। कुछ ही देर में मकरा के शरीर से निकलती सिल्वर लाइट फिर से फीकी पड़ने लगी। वो एक बार फिर माउंटेन वाले एरिया की तरफ भाग निकला। जल्दी ही उसे एक और कॉपर माइन मिल गई और उसने उसे भी कंज्यूम कर ली ताकि वो दोबारा टायरेंट बेहेमोथ से मुकाबला कर सके। लंबी फाइट के बाद मकरा के शरीर का ग्लो धीरे धीरे डिम होने लगा। उसी वक्त टायरेंट बेहेमोथ की एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ का टाइम भी खत्म हो गया। अब दोनों बीस्ट अपनी पीक सिचुएशन पार कर चुके थे, लेकिन थकावट के बावजूद अभी भी लड़ते जा रहे थे। दोनों की शक्लें बेहद डरावनी और खूंखार लग रही थीं। इस क्रिएचर में न केवल दौलत को निगलने की एबिलिटी है, बल्कि उसे सेंस करने की भी काबिलियत है। जब तक मेरे पास वेल्थ से जुड़ी कोई भी चीज़ होगी, ये मुझे पास आते ही डिस्कवर कर लेगा, आशु ने सोचा। अगर मुझे इसे मारना है तो मुझे पूरी तरह से लाइट इक्विप रहना पड़ेगा। ये सोचते ही आशु ने सबसे पहले करिश्मा को एक सेफ जगह पर भेज दिया और फिर जो भी कीमती आइटम्स उसके पास थे, सब उसने करिश्मा के पास रख दिए। उसके बाद उसने इनविजिबिलिटी रोब पहन लिया और उसकी इनविजिबिलिटी एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए चुपचाप मकरा की तरफ बढ़ने लगा, बगैर किसी आवाज़ के, बगैर किसी चीज़ के जो उसकी मौजूदगी जाहिर करे। आशु ने लाइट कंसीलमेंट स्वॉर्ड का इस्तेमाल नहीं किया। ऐसी स्वॉर्ड को मकरा कोई कीमती ट्रेजर समझ सकता था और अगर उसने उसे देख लिया और निगल लिया तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता, इसलिए वो जोखिम उठाने लायक नहीं था। वो चुपचाप मकरा के पीछे से उसके करीब पहुंचा और इस बार मकरा को उसकी मौजूदगी का कोई अंदाज़ा नहीं हुआ। आशु ने अब तक कोई वेपन नहीं निकाला था। उसने सिर्फ डॉक्टर डार्कनेस को बुलाया ताकि वो अपनी सोल को उसके साथ फ्यूज कर सके। फ्यूज होने के बाद आशु मकरा के ठीक पीछे पहुंच गया। उसकी आइज ऑफ पेनिट्रेशन एक्टिव हो गईं, जिससे वो मकरा के शरीर के आर पार देख सका। उसने देखा कि उसकी गोल्डन ओवरलॉर्ड स्वॉर्ड पहले ही मेल्ट हो चुकी थी और मकरा ने उसे पूरी तरह एब्जॉर्ब कर लिया था। ये देखकर आशु का दिल अंदर ही अंदर तड़प उठा। इतनी शानदार डिवाइन वेपन, और इसने उसे खत्म कर दिया। जो गोल्ड, सिल्वर और कॉपर और मकरा ने निगले थे, उनमें से ज़्यादातर अब मेल्ट हो चुके थे और मकरा की बॉडी में एब्जॉर्ब हो चुके थे। लेकिन राहत की बात यह थी कि आशु ने देखा कैश स्पेस अब भी बचा हुआ था। वो अब किसी ब्रेसलेट में नहीं था, बस एक बीड की फॉर्म में मौजूद था। अच्छा है, कम से कम कैश बीड अभी भी यहाँ है, आशु ने सोचा। ये मौका देखकर आशु ने तुरंत डॉक्टर डार्कनेस के व्हील ऑफ डेस्टिनी की एबिलिटी का इस्तेमाल किया, ठीक उस वक्त जब मकरा और टायरेंट बेहेमोथ आपस में लड़ाई में उलझे हुए थे। डार्कनेस राइट हैंड एक्टिवेट होते ही आशु का राइट हाथ मकरा के सिर के पीछे तक पहुंचा और अंदर घुसते ही उसने उसके दिमाग का एक बड़ा हिस्सा उधेड़ डाला, मानो कच्चे फ्लैश को मसल कर अलग कर रहा हो। क्योंकि मकरा का साइज बहुत जाइगेंटिक था, इसलिए डार्कनेस राइट हैंड उसके पूरे दिमाग को एक साथ बाहर नहीं निकाल सका। आशु बस इतना कर सका कि जितना हो सके उतना सीरियस डैमेज पहुंचाए। मकरा ने दर्द से भरी एक रूह कंपा देने वाली चीख मारी। उसी पल टायरेंट बेहेमोथ ने मौके पर चौका नहीं छक्का मार दिया। उसने मकरा को जमीन पर दबोच लिया, उसकी पीठ पर चढ़ गया और अपने दोनों मुक्कों से लगातार उसे पीटने लगा। आशु भी अब चुप नहीं रहा।
उसने डार्कनेस राइट हैंड के बचे हुए 2 चांस लगातार इस्तेमाल किए और मकरा के दिमाग को पूरी तरह बिखेर कर रख दिया, जैसे किसी चीज़ को अंदर से चूर चूर कर रहा हो। अब जब मकरा के ब्रेन में गड़बड़ी हो गई थी तो उसमें रेसिस्ट करने की एबिलिटी ही नहीं बची थी। टायरेंट बेहेमोथ ने उसके सीने पर लगातार अटैक किए और उसका स्ट्रगल धीरे धीरे कमज़ोर पड़ता गया। जब आशु ने देखा कि अब उसमें वेल्थ को खींचने वाली एबिलिटी भी नहीं बची, तो उसने बिना देर किए लाइट कंसीलमेंट स्वॉर्ड को बुलाए और एक तेज स्लैश के साथ उसकी गर्दन पर कट लगा दिया। टायरेंट बेहेमोथ ने अपने पंजे जख्म के अंदर डाले और पूरी ताकत से उसे चीर दिया। आखिरकार उसने मकरा का सिर तक अलग कर दिया। इसी तरह एक डिवाइन बीस्ट का अंत हो चुका था। आशु ने तुरंत ट्रुथ लिसनर को बुलाया और मिनी ट्रुथ लिसनर को उसके पेट में भेजा ताकि वो कैश बीड निकाल सके। जल्द ही ट्रुथ लिसनर फिर से बाहर निकल आया। उसके एक पंजे में कैश बीड था, लेकिन दूसरे पंजे में कुछ और भी था। आशु ने बारीकी से देखा तो उसे नजर आया कि ट्रुथ लिसनर जो चीज़ बाहर लाया था वो 3 कॉपर कॉइन्स थे जो एक रेयर थ्रेड से बंधे हुए थे। इन कॉइन्स का बाहरी हिस्सा गोल था, लेकिन बीच में एक चौकोर सुराख था। वो इतने पुराने लग रहे थे कि उन पर बने पैटर्न और वर्ड अब साफ दिखाई नहीं दे रहे थे। रेयर थ्रेड में बंधे ये कॉइन्स बाहर से देखने पर मामूली लगते थे, जैसे कुछ खास ना हो, लेकिन सच्चाई ये थी कि ये चीज़ मकरा के पेट में ना तो मेल्ट हुई थी, ना ही उसने इसे एब्जॉर्ब किया था। यानी ये कोई आम चीज़ नहीं थी, इसमें कुछ खास था, कुछ ऐसा जो अब तक छिपा हुआ था। ट्रुथ लिसनर ने कैश बीड और कॉपर कॉइन्स उठाकर आशु की हथेली पर रख दिए। आशु ने वो कॉपर कॉइन्स उठाए और गौर से उन्हें देखा, लेकिन उसमें उसे कोई खास बात नजर नहीं आई। उसने पहले उन कॉइन्स को अपने पास रख लिए, फिर अपने पेनिट्रेटिव विशन का इस्तेमाल कर मकरा के शरीर के अंदर झांकने लगा। कोई कंपेनियन एग या डायमेंशनल क्रिस्टल नहीं है। आशु खुद को मायूस होने से नहीं रोक सका। मकरा की एबिलिटीज़ इतनी यूनिक थी कि अगर उसका कोई कंपेनियन एग मिल जाता तो वो काफ़ी फ़ायदेमंद होता। लेकिन बदकिस्मती से मकरा से कुछ भी ड्रॉप नहीं हुआ। ऊपर से उसकी गोल्डन ओवरलॉर्ड स्वॉर्ड भी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, जिस वजह से आशु को लग रहा था जैसे उसे भारी नुकसान उठाना पड़ा हो। ऐसा लगता है कि मुझे गोल्डन ओवरलॉर्ड स्वॉर्ड जैसा कोई नया हथियार फ्यूज़ करने का तरीका ढूंढना पड़ेगा, आशु ने मन ही मन सोचा। लेकिन एवर विक्टोरियस को फॉर्म करना बहुत मुश्किल था। ऊपर से फ्यूज़न की सफलता दर भी ज़्यादा नहीं थी। एकदम वैसी ही गोल्डन ओवरलॉर्ड स्वॉर्ड दोबारा फ्यूज़ होने के चांस बहुत कम थे। अच्छी बात यह थी कि आशु को किसी तरह का ओसीडी नहीं था। उसे बस इतना करना था कि एवर विक्टोरियस और अनस्टॉपेबल इन दोनों को मिलाकर एक नया वेपन बना ले। पता नहीं क्या मैं इन स्किल्स को लाइट कंसीलमेंट स्वॉर्ड के साथ फ्यूज़ कर सकता हूँ। आशु के मन में ये ख्याल आया, लेकिन ये सब धीरे धीरे ट्रायल और एरर से ही पता चल सकता था। पूरे इलाके की अच्छे से तलाशी लेने के बाद और जब उसे कोई और डायमेंशनल क्रिएचर नहीं मिला तो आशु करिश्मा को लेकर वहां से निकल गया। ये कॉपर कॉइन्स कुछ स्पेशल तो नहीं लगते, फिर मकरा ने इन्हें डाइजेस्ट क्यों नहीं किया। वापसी के रास्ते में आशु उन 3 कॉपर कॉइन्स को बारीकी से ऑब्जर्व करता रहा, लेकिन उसने जिस भी तरह की प्राइमोडियल एनर्जी उनमें इंजेक्ट की वे एक्टिवेट ही नहीं हुए। मामूली कॉपर कॉइन्स से ये बस कुछ ज़्यादा सख्त ज़रूर थे, लेकिन इसके अलावा उनमें कोई काम की चीज़ उसे नज़र नहीं आई। अब मुझे किसी वेपन के बारे में सोचना चाहिए। आशु के पास पहले से एक म्यूटेटेड ओवरलॉर्ड स्नैक था जिसमें एवर विक्टोरियस एबिलिटी थी, लेकिन जब उसने उसे लाइट कंसीलमेंट स्वॉर्ड के साथ मैच करने की कोशिश की तो कंपैटिबिलिटी बेहद घटिया निकली, सिर्फ 20 से भी कम। गोल्डन बैटल गॉड हेल्बर्ट की कंपैटिबिलिटी भी लाइट कंसीलमेंट स्वॉर्ड के साथ ज़्यादा हाई नहीं थी, वो भी सिर्फ 31 ही थी। इतनी कम सक्सेस रेट पर कोई रिस्क लेना आशु को सही नहीं लगा। इन दोनों स्किल्स को लाइट कंसीलमेंट स्वॉर्ड के साथ डायरेक्ट फ्यूज़ करना शायद प्रैक्टिकल नहीं है। क्या हो अगर मैं पहले इन्हें किसी स्वॉर्ड टाइप कंपेनियन बीस्ट के साथ फ्यूज़ करूं, फिर बाद में लाइट कंसीलमेंट स्वॉर्ड से। आशु ने ठान लिया कि वो ये तरीका आजमाएगा। एंशिएंट स्वॉर्ड टूम को इतने वक्त तक क्लियर करने के बावजूद उसे कोई और मिथिकल स्वॉर्ड नहीं मिली, लेकिन एपिक और लेजेंडरी क्लास की स्वॉर्ड्स काफ़ी तादाद में उसके पास इकट्ठा हो चुकी थीं। आशु ने उन स्वॉर्ड्स का इस्तेमाल करके ओवरलॉर्ड स्नैक और गोल्डन बैटल गॉड हेल्बर्ट के साथ कंपैटिबिलिटी मैच करना शुरू किया और जल्दी ही उसे एक ऐसी स्वॉर्ड मिल गई जिसका कंपैटिबिलिटी स्कोर काफ़ी ज़्यादा था। सबसे पहले उसने उस स्वॉर्ड को ओवरलॉर्ड स्नैक के साथ फ्यूज़ करने की कोशिश की। कंपैटिबिलिटी 63 होने के बावजूद फ्यूज़न फेल हो गया। फिर उसने गोल्डन बैटल गॉड हेल्बर्ट को एक दूसरे एपिक क्लास की स्वॉर्ड के साथ फ्यूज़ किया। इस बार फ्यूज़न तो सक्सेसफुल रहा, लेकिन अनस्टॉपेबल स्किल फ्यूज़न के दौरान ही डिलीट हो गई। मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है, आशु ने मन ही मन सोचा। उसे फीएंड आर्मर टाइगर सोल जनरल की नई ऐड हुई बैडलैंड स्किल याद आ गई, जिससे उसके अंदर एक हल्की बेचैनी सी उठने लगी। क्या ये स्किल अपने इफ़ेक्ट्स दिखा रही है? इस बार तो मैं वाकई में घाटे में चला गया। अब जब गोल्डन बैटल गॉड हेल्बर्ट और म्यूटेटेड ओवरलॉर्ड स्नैक दोनों ही मटेरियल के तौर पर खत्म हो चुके थे तो फ्यूज़न आगे कंटिन्यू रखना मुमकिन नहीं था।
मजबूर होकर आशु को फिलहाल अपनी पिछली प्लानिंग छोड़नी पड़ी और उसे अब किसी नए कंपेनियन एग के ड्रॉप होने का इंतजार करना पड़ा। इस दौरान उसने अपना पूरा ध्यान डंजन क्लियर करने पर फोकस करना शुरू कर दिया, खासकर दो जगहों पर, एंडलेस सी ऑफ स्टॉर्स और एंशिएंट स्वॉर्ड टूम। वो चाहता था कि एंडलेस सी ऑफ स्टॉर्स से उसे 28 लूना मैंशन स्किल्स का पूरा सेट मिल जाए। साथ ही एंशिएंट स्वॉर्ड टूम से उसे एक और मिथिकल स्वॉर्ड भी चाहिए थी। लाइट कंसीलमेंट स्वॉर्ड असैसिनेशन के लिए तो बेहद पावरफुल थी, लेकिन आमने सामने की लड़ाई में वो सूटेबल नहीं थी। आशु को अभी भी एक ऐसा वेपन चाहिए था जो क्लोज कॉम्बैट में काम आ सके। किस्मत वाकई बदल गई थी या नहीं, ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन कुछ दिनों तक लगातार शिकार करने के बाद भी उसे कोई काम की चीज़ नहीं मिली, बल्कि उल्टा कई बेकार के कंपेनियन एग्स ज़रूर ड्रॉप होते रहे, क्योंकि उसे ग्लिमर लाइफ सोल को एडवांस करने के लिए लगातार चलते रहने की ज़रूरत थी। आशु ने अपना रास्ता थोड़ा बदल लिया और फाउंडिंग एम्परर टूम की तरफ बढ़ गया। वो ये देखना चाहता था कि क्या वहाँ कोई छोटी हथेली का निशान मौजूद है जिससे वो उस डंजन को डाउनलोड कर सके। लेकिन फाउंडिंग एम्परर टूम तक पहुंचने से पहले ही उसे एक चहल पहल से भरी हुई टाउन जैसी मार्केट नजर आई। वहां बहुत से लोग फाउंडिंग एम्परर टूम में मिलने वाले डायमेंशनल क्रिस्टल्स और कंपेनियन एग्स सेल कर रहे थे। फाउंडिंग एम्परर टूम में कई अनोखे कंपेनियन एग्स हासिल किए जाते थे, जैसे कि वो ब्रोंज मैन जिन्हें आशु पहले देख चुका था, या अर्थ एलिमेंटल बीस्ट, ये सभी फाउंडिंग एम्परर टूम से ही आए थे। हालांकि ह्यूमंस जो फाउंडिंग एम्परर टूम अब तक एक्सप्लोर कर पाए थे, वो असल में सिर्फ उसकी बाहरी लिमिट भर था। टूम के अंदर के हिस्से में घुसना अब तक किसी के लिए भी मुमकिन नहीं हुआ था। अगर फाउंडिंग एम्परर टूम को एक ह्यूज अंडरग्राउंड सिटी माना जाए, तो ह्यूमंस अभी जिस हिस्से से कांटेक्ट में हैं, वो उस सिटी के मेन गेट तक भी नहीं पहुंचता। 6 लेजेंडरी हीरोज के अलावा आज तक कोई भी आदमी फाउंडिंग एम्परर टूम के असली अंदरूनी हिस्से में एंटर नहीं हो पाया था। आशु अभी बस उस मार्केट को पार कर ही रहा था ताकि फाउंडिंग एम्परर टूम के बाहरी इलाके में जाकर वो छोटी हथेली का निशान ढूंढ सके, कि तभी मार्केट में अचानक कुछ हलचल होती दिखी। भीड़ में कुछ हो रहा था, लेकिन आशु को समझ नहीं आया कि मामला क्या है। थोड़ा ध्यान देने पर उसे एहसास हुआ कि भीड़ के बीच अनूप एक बूढ़े आदमी से लगातार बहस कर रहा था। अनूप बिना किसी फायदे के तो हिलता तक नहीं, फिर यहाँ क्या कर रहा है? आशु की दिलचस्पी बढ़ गई। वो चुपचाप एक ऐसा कोना ढूंढ कर खड़ा हो गया जहाँ किसी का ध्यान नहीं था, और फिर वो चुपचाप अनूप की हर हरकत पर नजर रखने लगा। आशु कुछ देर तक किनारे से सब कुछ गौर से देखता रहा, और आखिरकार उसे समझ आ ही गया कि अनूप और उस बूढ़े आदमी के बीच बहस की वजह क्या थी। दरअसल अनूप उस बूढ़े आदमी की ब्रोंज स्वॉर्ड को खरीदना चाहता था, जबकि बूढ़ा आदमी उसे किसी भी कीमत पर बेचने को तैयार नहीं था। एक जिद पर अड़ा था कि वो खरीदेगा, तो दूसरा उतनी ही जिद पर कि वो बेचेगा नहीं, और बस बहस यहीं से शुरू हुई थी। मामला ये नहीं था कि बूढ़ा आदमी स्वॉर्ड बेचना ही नहीं चाहता था, बल्कि उसकी शर्त ये थी कि वो उस ब्रोंज स्वॉर्ड के बदले में एक मिथिकल कंपेनियन बीस्ट चाहता था। अगर कोई उसे ऐसा न दे तो फिर वो चाहे जितना पैसा दे स्वॉर्ड नहीं बेचेगा। उस बूढ़े ने यह भी दावा किया कि ये ब्रोंज स्वॉर्ड उसने डायमेंशनल स्टॉर्म्स से पहले फाउंडिंग एम्परर टूम से खुदाई में निकाली थी। ये खुद फाउंडिंग एम्परर की स्वॉर्ड थी, लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहा था। भले ही वो स्वॉर्ड सच में फाउंडिंग एम्परर की क्यों न हो, आज के ज़माने में उसकी कीमत ज़्यादा नहीं मानी जाती। ज़्यादा से ज़्यादा वो एक एंटीक कहलाएगी बस। लेकिन बूढ़ा आदमी अपनी बात पर अड़ा रहा, वो स्वॉर्ड सिर्फ एक मिथिकल कंपेनियन बीस्ट के बदले ही देगा। उधर अनूप भी जाने किस जिद में था, वो हर हाल में वो स्वॉर्ड खरीदना चाहता था, लेकिन उसके पास कोई मिथिकल कंपेनियन बीस्ट नहीं था जिसे वो एक्सचेंज में दे सके। कुछ तो गड़बड़ है। अनूप जैसा ढीठ इंसान अगर इतनी ईमानदारी से कोई स्वॉर्ड खरीदने की कोशिश कर रहा है, तो ज़रूर कोई चाल है, आशु मन ही मन सोचने लगा। और ये तो नामुमकिन है कि वो ऐसे खुलेआम तमाशा करे। अगर वो उस स्वॉर्ड को सच में चाहता तो अब तक तो चोरी कर चुका होता। आखिर चल क्या रहा है इसके दिमाग में? मैं तुम्हें 3 एपिक ब्रोंज मैन कंपेनियन एग्स देता हूँ उस स्वॉर्ड के बदले, अनूप ने बूढ़े से कहा। 3 तो छोड़ो, 10 भी दोगे तो नहीं दूंगा। बूढ़ा आदमी भी पूरी तरह हट गया था। वो अपनी ब्रोंज स्वॉर्ड को सीने से चिपकाए हुए था और किसी भी हाल में छोड़ने को तैयार नहीं था, जिद में जैसे जान फंसी हो। बाकी लोगों ने जब सुना कि अनूप 3 ब्रोंज मैन कंपेनियन एग्स के बदले उस टूटी फूटी सी दिखने वाली ब्रोंज स्वॉर्ड को लेना चाहता है, तो हर कोई चौंक गया। 5 दून तो, अनूप ने कहा, मेरे पास यही सब कुछ है। कहते हुए उसने 5 कंपेनियन एग्स बूढ़े आदमी के सामने रख दिए। ये नज़ारा देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। ब्रोंज मैन कंपेनियन एग्स को वहां के लोकल्स में शायद ही कोई ऐसा हो जो न जानता हो। भले खुद उन्हें न मिला हो, लेकिन देखा जरूर होगा। अनूप ने जो 5 एग्स निकाले थे, वे बिना शक ब्रोंज मैन कंपेनियन एग्स ही थे। भाई, जब तेरे पास 5 ब्रोंज मैन कंपेनियन एग्स हैं, तो तू उन्हें किसी बढ़िया चीज़ से एक्सचेंज कर लेता। इस घटिया सी स्वॉर्ड में ही क्यों अटका है? बगल में खड़ा एक आदमी बोल पड़ा। बाकी लोग भी उससे सहमत दिखे।
ब्रोंज मैन कंपेनियन एग्स बहुत मशहूर थे, लेकिन उनकी तादाद बेहद कम थी, इसलिए उनकी कीमत भी बहुत ऊंची थी। और एक साथ 5 एग्स किसी के पास होना, ये तो वहाँ दशकों से स्टॉल लगाए बैठे बूढ़े मर्चेंट्स ने भी पहले कभी नहीं देखा था। और कुछ नहीं चाहिए, बस वो स्वॉर्ड मुझे पसंद है। मुझे लगता है उसमें कोई ट्रेजर छिपा हो सकता है, अनूप ने बेहद लापरवाही से कहा। ये तो खुद ही ट्रेजर है, बूढ़ा आदमी अकड़ते हुए बोला। अगर चाहिए तो मिथिकल कंपेनियन बीस्ट के बदले ले लो, वरना चाहे कुछ भी कहो मगर बेचूंगा नहीं। लोगों को अब लगने लगा था कि दोनों ही पागल हैं, अनूप फिजूल में दौलत उड़ाने वाला और बूढ़ा पूरी तरह जिद्दी बेवकूफ। इसी बीच एक हट्टा कट्टा आदमी भीड़ को चीरता हुआ आगे बढ़ा और जमीन पर रखे 5 ब्रोंज मैन कंपेनियन एग्स को देखता रहा। उसने जोर से लार ली और अनूप से कहा, भाई मेरे पास भी एक स्वॉर्ड है, लगभग वैसी ही जैसी उस बूढ़े के पास है। अगर तू चाहे तो मैं वो 5 ब्रोंज मैन कंपेनियन एग्स में बेच दूं। अनूप ने होंठ चढ़ाकर कहा, मुझे फाउंडिंग एम्परर टूम से खुदाई में निकली कोई ट्रेजर स्वॉर्ड चाहिए। क्या तुम सोचते हो कि मैं कोई भी स्वॉर्ड उठा लूंगा? अरे ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये स्वॉर्ड मेरे परदादा ने खुद फाउंडिंग एम्पर टूम से खुदाई में निकाली थी और ये एक बेशकीमती ट्रेजर थी। वो हट्टा कट्टा आदमी जल्दी से बोल पड़ा। सच में? अनूप ने उसके हाथ की स्वॉर्ड को शक भरी निगाहों से देखा। सच कहें तो दोनों एंशिएंट स्वॉर्ड्स काफ़ी हद तक एक जैसी लग रही थी, बस कुछ हल्के फुल्के फ़र्क थे। अगर कंपेयर कर देखा जाए तो ये स्वॉर्ड्स लगभग एक ही दौर की रही होंगी। बिल्कुल असली है, उस बूढ़े की स्वॉर्ड से ज़्यादा असली है, ये मैं पूरे भरोसे से कहता हूँ, उस आदमी ने अपने सीने पर हाथ मारते हुए कहा। लेकिन तभी बूढ़ा आदमी कोल्ड लहजे में बोल पड़ा, छोटे फायदे के लालच में मत पड़ो। अगर लालच करोगे तो बड़ा घाटा होगा। 5 कंपेनियन एग्स में नकली चीज़ लेकर करोगे क्या? बूढ़े, तू किसके माल को नकली कह रहा है? असली में तो तू ही नकली बेच रहा है। वो हट्टा कट्टा आदमी गुस्से में तमतमाते हुए बोला। अनूप हंस पड़ा और फिर बूढ़े से बोला, बूढ़े कहीं अब तुम पछता तो नहीं रहे? लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, मैं अब तुम्हारी स्वॉर्ड नहीं खरीदूंगा। देखता हूँ अब कौन इतनी बड़ी कीमत पर उसे लेने आता है। इतना कहकर अनूप ने वो 5 कंपेनियन एग्स उस हटे कट्टे आदमी की तरफ बढ़ा दिए और कहा, तेरी स्वॉर्ड असली है या नकली मुझे फर्क नहीं पड़ता। अब मैं तेरी ही स्वॉर्ड खरीदूंगा, ताकि उस बूढ़े बेवकूफ़ को पछताना पड़े। वो हट्टा कट्टा आदमी फूले नहीं समाया। उसने जल्दी से 5 ब्रोंज मैन कंपेनियन एग्स उठा लिए। फिर भी उसे थोड़ी टेंशन थी तो उसने वहीं किसी को बुलाकर एग्स चेक करवाए। जब कन्फर्म हो गया कि वो सच में ब्रोंज मैन कंपेनियन एग्स ही हैं, तब जाकर उसने वो पुरानी स्वॉर्ड अनूप को सौंप दी। बूढ़े, अब बैठकर पछताते रहना। अनूप ने ये कहते हुए मुड़कर स्वॉर्ड उठाए और वहां से चलता बना। आशु ने इनविजिबिलिटी रोब पहना और चुपचाप अनूप के पीछे चल पड़ा। अनूप टाउन की तरफ नहीं गया, उसने रास्ता मोड़ा और पास के एक फॉरेस्ट की तरफ भागा। वहां जाकर वो एक बड़े ट्री की जड़ पर बैठ गया और सिगरेट जलाकर पीने लगा। कुछ देर बाद आशु ने देखा कि वही बूढ़ा आदमी जो मार्केट में स्वॉर्ड बेचने की कोशिश कर रहा था, दबे पांव उसी फॉरेस्ट में दाखिल हो गया। जब आशु ने उस बूढ़े को वहां आते देखा तो उसे तुरंत सब समझ में आ गया, अनूप और वो बूढ़ा एक ही टीम के थे। उन दोनों ने मिलकर जानबूझकर हंगामा खड़ा किया था, सिर्फ उस हटे कट्टे आदमी को उसकी स्वॉर्ड बेचने पर मजबूर करने के लिए। वो हट्टा कट्टा आदमी एक फ्रीलांस हंटर था जो किसी डायमेंशनल जोन से लौटा था। वो कोई दुकानदार नहीं था। अनूप और बूढ़ा आदमी उसकी स्वॉर्ड हासिल करना चाहते थे, लेकिन सीधे उससे खरीदना उनके लिए आसान नहीं था, इसलिए उन्होंने पूरा ये ड्रामा रच डाला। आखिर ये एंशिएंट स्वॉर्ड है क्या? ऐसा क्या है इसमें जो अनूप इतने जतन कर रहा है? आशु की नज़रें चुपचाप अनूप के हाथों में पकड़ी हुई उस एंशिएंट स्वॉर्ड का बारीकी से मुआयना करने लगीं। तो फिर बूढ़ा आदमी पास आकर फुसफुसाया, क्या ये असली है? कोई दिक्कत नहीं, अनूप ने जवाब दिया, ये एकदम असली है। इसी स्वॉर्ड के जरिए हम फाउंडिंग एम्परर टूम के अंदर जा सकते हैं। जरा मुझे भी देखने दो, बूढ़े ने कहा और स्वॉर्ड पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। लेकिन अनूप ने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया और स्वॉर्ड उसे टच नहीं करने दी। मुस्कराते हुए बोला, इतनी जल्दी क्या है? हमारी डील तो यही थी न कि स्वॉर्ड मैं पकूंगा और दरवाज़ा मैं ही खोलूंगा। जब लौटेंगे तो आइटम्स बराबर बराबर बांट लेंगे। जब तक स्वॉर्ड मेरे पास है टेंशन मत लो, सब सही चलेगा। बूढ़ा बिना एक्सप्रेशंस बदले बोला, मुझे बस इस बात की टेंशन है कि कहीं तुम्हें कोई बेवकूफ़ ना बना दे। मैं तो बस ये देखना चाहता था कि ये सच में एम्परर किन की स्वॉर्ड है या नहीं। इस पर अनूप हंसते हुए बोला, मैं हमेशा दूसरों को बेवकूफ़ बनाता हूँ, खुद नहीं बनता। तुम फिक्र मत करो। फिर उसने एंशिएंट स्वॉर्ड को हाथ में थामे हुए बूढ़े से पूछा, तो फिर कब शुरू कर रहे हैं? बूढ़े ने तुरंत जवाब दिया, जितना जल्दी हो उतना अच्छा। अगर तुम तैयार हो तो आज रात ही काम शुरू कर देते हैं। ठीक है, तय रहा, अनूप बोला। आज रात फाउंडिंग एम्परर टूम के बाहर मिलते हैं। इतना कहकर वो मुड़ा और वहां से चला गया।
बूढ़ा आदमी थोड़ी देर तक अनूप की पीठ को जाते हुए देखता रहा, फिर खुद भी धीरे धीरे फॉरेस्ट से बाहर निकल गया। आशु चुपचाप उस डायरेक्शन की तरफ देखता रहा जहां से बूढ़ा गया था और फिर सोच में डूब गया। न जाने क्यों उसे लग रहा था कि वो बूढ़ा कुछ जाना पहचाना सा है, जैसे उसने उसे पहले कहीं देखा हो, लेकिन उसके चेहरे और एक्सप्रेशन से तो कोई खास पहचान नहीं बन रही थी। ये बुजुर्ग, कहीं ये आवेश मलिक तो नहीं? अचानक आशु के दिमाग में एक आइडिया आया। उस जानी पहचानी सी फीलिंग के साथ ये ख्याल आया, क्योंकि उस बुजुर्ग के अंदर से कभी कभार जो ऑरा निकल रहा था वो आवेश मलिक जैसा ही लग रहा था। हाँ, उसकी अपीयरेंस और बॉडी स्ट्रक्चर ज़रूर अलग था, लेकिन आवेश के लिए अपना चेहरा और बॉडी स्ट्रक्चर चेंज करना कौन सा मुश्किल काम है। बहुत मुमकिन है कि ये वही हो, मगर सवाल ये है कि वो अनूप के साथ क्यों है, और दोनों फाउंडिंग एम्परर टूम में एंटर होना क्यों चाहते हैं। इन सवालों से आशु का मन पूरी तरह उत्सुकता से भर गया। आशु कुछ पल के लिए सोच में डूब गया, लेकिन फिर उसे लगा कि इस सब का उससे कोई लेना देना नहीं है। उसने तो फाउंडिंग एम्परर टोम में घुसने का कोई प्लान ही नहीं किया था, इसलिए अब उसने बेतुके अंदाजे लगाना भी बंद कर दिया। थोड़ा चक्कर काटने के बाद वो वापस फाउंडिंग एम्परर टोम की बाहरी सीमा की तरफ लौट आया। वहां पहुंचकर उसने टोम के किनारे छोटी हथेली का निशान ढूंढना शुरू किया, इस उम्मीद में कि शायद कुछ हासिल हो जाए। आशु का शुरू से ही फाउंडिंग एम्परर टोम के अंदर जाने का कोई इरादा नहीं था, और अब जब उसे पता चल चुका था कि अनूप और आवेश मलिक अंदर जा रहे हैं तो उसके लिए अंदर जाना और भी नामुमकिन हो गया था। वो सिर्फ आसपास घूम रहा था। टोम की बाहरी सीमा पर टेराकोटा सोल्जर्स ही पाए जाते थे। उनके लेवल ज़्यादातर लेजेंडरी होता था, थोड़ी और अंदर एपिक ब्रोंज मेन मौजूद थे। ऐसा कहा जाता था कि वहाँ मिथिकल गोल्ड मेन भी होते हैं, लेकिन वो बेहद रेयर थे। आशु को तो वो नज़र नहीं आए। जब वो फाउंडिंग एम्परर टोम के बिल्कुल करीब पहुंचने ही वाला था तो उसने अपनी रफ्तार धीमी कर ली। उसे किसी भी हाल में उस इंपीरियल मौसोलियम के अंदर नहीं जाना था। उसका बस एक ही मकसद था, छोटी हथेली के निशान को ढूंढना। जिस डंजन को आशु ने डाउनलोड किया था उसमें ऑलरेडी एक 13 मौसोलियम नाम की जगह मौजूद थी। वो इकलौता ऐसा गेम डंजन था जिसमें आशु अब तक नहीं घुस पाया था। इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि उस डंजन में कुछ रहस्यमयी चीज़ें थीं। अगर उन्हें सही ढंग से हैंडल ना किया जाए तो मुश्किलें खड़ी हो सकती थीं। उससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात यह थी कि वो अब तक उस डंजन का एंट्रेंस ढूंढ ही नहीं पाया था, इसीलिए बस बाहर बाहर घूमता रहा था। वैसे भी मौसोलियम जैसी जगहें असल में अंदर जाने के लिए बनी ही नहीं होती, तो कोई क्लियर एंट्रेंस होना नामुमकिन था। अगर किसी को अंदर जाना हो तो खुदाई करके ही घुसना पड़ता। फाउंडिंग एम्परर टोम के साथ भी बिल्कुल यही सिचुएशन थी। वहाँ कोई दरवाज़ा नहीं था, लेकिन आसपास कई गड्ढे खुदे हुए थे। ऐसा कहा जाता था कि कई लोगों ने अंदर घुसने की कोशिश की, लेकिन रास्ते में कुछ ना कुछ अनहोनी हो जाती थी। अब तक केवल 6 हीरोज़ ही थे जो सक्सेसफुली अंदर जा पाए थे। आशु ने ट्रुथ लिसनर की एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए बहुत ध्यान से उस इलाके की जांच की। उसकी किस्मत ठीक निकली, उसे ज़मीन में आधे दबे हुए एक स्टोन बीस्ट पर वो छोटी हथेली का निशान मिल गया। आशु बेहद खुश हुआ और जल्दी से उस छोटी हथेली के निशान की पिक्चर खींच ली, और गेम तुरंत डाउनलोड स्क्रीन पर चला गया। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद भी डाउनलोड पूरा नहीं हुआ, जिससे ऑब्वियस हो चुका था कि ये डंजन ज़रूर ही कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट जगह थी। इतने वक्त से वो ये रहस्यमयी फ़ोन यूज़ कर रहा था, जिस वजह से आशु अब तक ये समझ चुका था कि गेम डाउनलोड होने की स्पीड का मैप के साइज से कोई लेना देना नहीं है। आमतौर पर जब डाउनलोड में ज़्यादा वक्त लगता था तो मतलब होता था कि उसके अंदर कुछ बेहद पावरफुल या रहस्यमयी चीज़ ज़रूर छिपी है। अब देर भी हो चली थी और वो डंजन पहले ही ओब्टेन कर चुका था। अनूप और आवेश मलिक से आमना सामना ना हो, इसी वजह से आशु ने वहाँ से निकलने और अपना सफ़र जारी रखने का फैसला किया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जैसे ही वो मेन रोड पर पहुंचा, उसने देखा कि अनूप एक ट्री के सहारे टिका हुआ खड़ा था और हल्की मुस्कान के साथ उसकी तरफ देख रहा था। जूनियर ब्रदर, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि हम इतनी जल्दी फिर मिलेंगे, अनूप ने मुस्कराते हुए कहा। ये बंदा तो काफ़ी पहले से मुझे ट्रैक कर रहा होगा। आशु ये अच्छी तरह समझ गया था। उसने अनूप की तरफ देखा और बोला, बड़े सीनियर ब्रदर, क्या तुमने अच्छे से सोच लिया है? क्या अब तुम मेरी मदद करना चाहते हो करिश्मा की देखभाल करने में? जैसे ही अनूप ने करिश्मा का नाम सुना, उसका दिल एकदम कांप उठा। उसने आशु की गोद में मौजूद करिश्मा को देखा और जल्दी से अपना सिर हिलाकर मना कर दिया। मैं तुमसे एक ज़रूरी बात करने आया हूँ। शायद तुमने मेरी उस बूढ़े आदमी से बातचीत सुन ली होगी। क्या तुम्हारी दिलचस्पी है हमारे साथ मिलकर फाउंडिंग एम्परर टोम में जाने में? ये स्वॉर्ड उस टोम की चाबी है। इसके साथ और तुम्हारे अर्थ एलिमेंटल बीस्ट की मदद से हम सेफली अंदर जा सकते हैं, और जो चाहें वो ले सकते हैं। नहीं, आशु ने बिना किसी झिझक के कहा, क्या तुम ये नहीं जानना चाहते कि फाउंडिंग एम्परर टोम के अंदर क्या है? वहाँ अनूप थोड़ी देर के लिए ठिठक गया। वो कुछ कहने ही वाला था कि आशु ने एक बार फिर उसकी बात बीच में काट दी।
मुझे ना जानना है ना ही जाना है, आशु ने कहा और अनूप के पास से होते हुए आगे बढ़ता चला गया। ये बात अलग है कि फाउंडिंग एम्परर टोम के अंदर कोई खतरा हो सकता है, लेकिन जब आसपास आवेश मलिक जैसा खौफनाक इंसान हो तब आशु किसी भी हाल में वहां जाने का सोच भी नहीं सकता। यहाँ तक कि अनूप ने भी उसे पहचान लिया था, तो फिर ये मान लेना कि आवेश मलिक ने नहीं पहचाना होगा ये बेवकूफ़ी होती। ऐसे मामलों में सबसे समझदारी इसी में होती है कि दूर रहा जाए। मैंने सुना है कि फाउंडिंग एम्परर टोम में एलिक्सिर ऑफ इमॉर्टैलिटी है। उसे कंज्यूम करने के बाद इंसान इमोर्टल हो सकता है। अनूप अब भी पीछे नहीं हटा। वो आशु के साथ साथ चल रहा था, शायद उसे मनाने की आखिरी कोशिश में। नहीं जा रहा। आशु का रवैया पूरी तरह अडिग था। चाहे अनूप कितना भी बढ़िया प्रपोजल क्यों ना दे दे, आशु फाउंडिंग एम्परर टोम में कदम नहीं रखने वाला था। फाउंडिंग एम्परर टोम में अभी भी एक गार्जियन कोकून है। अगर तुम अंदर गए तो शायद तुम्हें गार्जियन से कॉन्ट्रैक्ट करने का मौका मिल जाए। अनूप ने फिर कोशिश की। नहीं जा रहा, आशु ने दोहराया। उसे अंदाज़ा नहीं था कि इतनी बड़ी खबर सामने आएगी, लेकिन फिर भी इवन अगर अंदर गार्जियन हो भी आशु वहां नहीं जाने वाला था, क्योंकि उसका फ़ोन ऑलरेडी उस गेम डंजन को डाउनलोड कर रहा था और वहां वो गार्जियन से गेम में फाइट कर सकता था। उसे जान का जोखिम उठाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तुम्हें पता है वो बूढ़ा आदमी कौन है? अनूप ने अचानक पूछा, जब उसने देखा कि आशु फाउंडिंग एम्परर टोम जाने के लिए किसी भी कीमत पर तैयार नहीं है। हाँ, आशु ने जवाब दिया। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि आशु इस तरह जवाब देगा। अनूप एक पल को ठिठक गया, फिर हैरानी और डिसबिलीफ से बोला, तुम्हें सच में पता है वो बूढ़ा आदमी कौन है? ये हो ही नहीं सकता, है ना? तुमने उसे देखा नहीं होगा। वो तो मर चुका है। तुम्हें क्या लगता है वो कौन है? अनूप की बात सुनकर आशु को कुछ गड़बड़ सी लगी। उसने चलते चलते कदम रोके और उससे पूछा, हर कोई जानता था कि आवेश मलिक मरा नहीं था। पिछली बार जब वो जख्मी हुआ था और उसकी फाइट करने की एबिलिटी लगभग खत्म हो गई थी, तब भी बयूरों के लगभग ना टूटने वाले नेट बिछाने की कोशिश उसे पकड़ने में नाकाम रही थी। तुम सहारनपुर एक्सपेडिशन टीम से तो अनजान नहीं होगे, है ना? वो बूढ़ा आदमी उसी एक्सपेडिशन टीम का एक मेंबर है, अनूप ने रहस्यमय अंदाज में कहा। नामुमकिन, मैंने एक्सपेडिशन टीम के सारे मेंबर्स को देखा है। ऐसा कोई आदमी नहीं था, आशु ने कहा। आशु का ऐसा रिएक्शन देखकर अनूप समझ गया कि कुछ तो बात है। वो हल्का मुस्कुराया और बोला, अगर तुमने एक्सपेडिशन टीम के एक्सपर्ट्स और स्टाफ मेंबर्स की फाइल्स देखी हैं तो उन्हें पहचान लेना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन क्या कभी सोचा है कि कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनका जिक्र रिकॉर्ड्स में है ही नहीं? मुझे तुम्हारी बकवास सुनने का टाइम नहीं है। इतनी बड़ी इन्वेस्टिगेशन के लिए किसी आउटसाइडर को टीम में रखने का तो सवाल ही नहीं उठता, आशु ने कहा। वो कोई आउटसाइडर नहीं है। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ने के बाद भी तुम्हें नहीं लगता कि कुछ मिसिंग है? अनूप ने सीरियस होकर कहा। आशु ने सोचते हुए त्योरियां चढ़ा लीं। उसे ऐसा नहीं लगा कि इन्फॉर्मेशन में कुछ अधूरा था। स्टाफ और एक्सपर्ट से जुड़ी सारी डिटेल्स तो मौजूद थीं। जब उसने आशु के चेहरे पर उलझन देखी तो अनूप ने कहा, तुम्हें नहीं लगता कि उस टीम को ऑर्गेनाइज करने वालों की जानकारी गायब है? आशु थोड़ा सरप्राइज रह गया, फिर जरा सोचकर बोला, क्यों? उन ऑफिसर और सोल्जर्स की डिटेल्स तो थी ना? क्या वो ऑफिसर और सोल्जर्स इतनी बड़ी एक्सपेडिशन टीम को ऑर्गेनाइज करने के लिए क्वालिफाई थे? उनका रोल तो सिर्फ सिक्योरिटी का था, अनूप ने पूछा। सोचो जरा, इतनी इंपॉर्टेंट एक्सपेडिशन के लिए उन्होंने इतने सारे टॉप एक्सपर्ट्स को इनवाइट किया, लेकिन उनकी प्रोटेक्शन के लिए सिर्फ कुछ लो रैंकिंग ऑफिसर्स की पावर का इस्तेमाल किया। और अगर पूरे काम की प्रोग्रेस मॉनिटर करने वाला कोई नहीं है तो तुम्हें नहीं लगता इसमें कुछ गड़बड़ है? अनूप ने अपनी बात जारी रखी। तुम कहना चाह रहे हो कि फेडरेशन ने जानबूझकर कुछ इन्फॉर्मेशन छुपाई है? वो बुजुर्ग भी उन्हीं में से एक है? आशु ने अनूप से पूछा। असल में मैंने इस मामले की पहले भी तहकीकात की थी। मैं उस डिपार्टमेंट तक भी गया जिसने इस एक्सपेडिशन की शुरुआत की थी और उनकी सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ी, लेकिन सब कुछ इतनी परफेक्टली किया गया था कि मुझे कोई गड़बड़ नज़र नहीं आई। फिर मैंने कुछ दूसरी रिपोर्ट्स देखी और रियलाइज़ हुआ कि उस डिपार्टमेंट के कुछ लोग उस वक्त अचानक गायब हो गए थे जब ये एक्सपेडिशन टीम बनाई जा रही थी। वो लोग फिर कभी सामने नहीं आए। बाद में मैंने बहुत सी तहकीकात की और मुझे पूरा यकीन हो गया कि वो लोग ज़रूर सहारनपुर गए थे। अनूप थोड़ा रुका और बोला, उस बूढ़े का नाम राकेश गोयल है। वो उन्हीं में से एक है। तुम्हें वो कहाँ मिला? आशु ने अनूप को गौर से देखा। उसे थोड़ी हैरानी हो रही थी कि अनूप इस बात को लेकर इतना फिक्रमंद क्यों था। ये बस एक इत्तेफाक था। मैं दरअसल यहाँ तुम्हारा इंतज़ार करने आया था। मैंने अंदाज़ा लगाया था कि जब तुमने अर्थ एलिमेंटल बीस्ट हासिल कर लिया होगा तो तुम ज़रूर फाउंडिंग एम्परर टोम आओगे, लेकिन बड़ी देर तक इंतज़ार करने के बावजूद तुम दिखाई नहीं दिए। उसकी जगह मुझे मार्केट में सामान बेचता हुआ राकेश दिख गया, तो मैंने उसे चुपचाप फॉलो करना शुरू कर दिया और उस पर नज़र रखने लगा, पर उसने मुझे पकड़ लिया। अनूप एक पल के लिए रुका, फिर बोला, लेकिन तुम तो जानते हो मैं कौन हूँ?
वो मेरा मुकाबला नहीं कर सकता था। अपनी जान बचाने के लिए उस बूढ़े ने मुझे कुछ बातें बताईं। तभी मुझे पता चला कि वो सच में उस वक्त सहारनपुर गया था और कुछ और लोगों के साथ एक्सपेडिशन टीम की निगरानी की जिम्मेदारी उसी की थी। लेकिन बाद में बाकी लोग एक्सपेडिशन टीम के साथ ही गायब हो गए। उसका कहना है कि उस दिन वो बीमार था, इसलिए वापस कैंप में लौट आया और इसीलिए बच गया। लेकिन मुझे उसकी बात पर यकीन नहीं। फिर क्या हुआ? आशु को ये मामला और भी अजीब लगने लगा। उसे लग रहा था कि वो बूढ़ा शायद आवेश मलिक है, लेकिन अनूप कह रहा था कि वो राकेश है और सहारनपुर की एक्सपेडिशन टीम से जुड़ा हुआ था। ये बात कुछ हजम नहीं हो रही थी। फिर वो बकवास करता रहा और कहने लगा कि फाउंडिंग एम्परर टोम्ब में कुछ बेशकीमती चीज़ है। ऊपर से उसके पास अंदर घुसने का तरीका भी है। मुझे लगा कि उसे फाउंडिंग एम्परर टोम्ब के बारे में काफ़ी कुछ पता है, और मैं इस बात को लेकर बेहद क्यूरियस हूँ कि वो वहाँ इतनी जल्दी क्यों घुसना चाहता है। इसलिए मैंने सोचा कि फ़िलहाल उससे टीम अप कर लूँ और उसे थोड़ा रोक कर रखूँ जब तक तुम यहाँ ना आ जाओ, अनूप ने कहा। आशु ने कुछ देर तक अनूप को गौर से देखा, फिर पूछा, तुम्हें एक्सपेडिशन टीम में इतनी दिलचस्पी क्यों है? अरे जाहिर है कि ये तो मेरी तुम्हारे लिए फ़िक्र है, जूनियर ब्रदर। मुझे पता है कि तुम्हें ये मामला बहुत परेशान कर रहा है, इसलिए मैंने तुम्हारी मदद के लिए इसकी तह तक जाने की कोशिश की। अनूप ने फौरन बात का रुख मोड़ते हुए कहा, अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो हम बाद में उस राकेश को पकड़ लेते हैं और खुद उससे सच्चाई उगलवाते हैं। तब तुम्हें पता चल जाएगा कि मैंने झूठ बोला या नहीं। मैं उसे मारूं? मुझे तो डर है कि कहीं बाद में हम दोनों ही लंगड़े ना हो जाएं, आशु ने होठों में हल्की सी मुस्कान दबाते हुए कहा। फिक्र मत करो, वो बूढ़ा थोड़ा बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन वो हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। मैं अकेले ही उसे संभाल सकता हूं, अनूप ने कॉन्फिडेंस के साथ कहा। आशु ने देखा कि अनूप इस मामले को लेकर झूठ नहीं बोल रहा है, इसलिए उसने कहा, मुझे नहीं पता कि तुम्हें इस बात में इतनी दिलचस्पी क्यों है, लेकिन मैं ये भी नहीं कह सकता कि वो बूढ़ा वाकई राकेश है। बस मुझे ऐसा लगता है कि वो कोई और है। कौन? आशु के चेहरे की सीरियसनेस देखकर अनूप ने तुरंत पूछा। आवेश मलिक, आशु ने जवाब दिया। ये सुनते ही अनूप का चेहरा बदल गया। उसने डिसबिलीफ में कहा, यह नामुमकिन है। वो आवेश मलिक कैसे हो सकता है? खैर, मैं तो फाउंडिंग एम्परर टोम्ब नहीं जा रहा। तुम बस अपना ख्याल रखना, आशु ने कहा और वहां से जाने के लिए मुड़ गया। लेकिन जैसे ही वो अनूप के पास से गुजरा और आगे देखा, उसके चेहरे का रंग एकदम बदल गया। किसी वक्त चुपचाप वो बूढ़ा वहां आ चुका था और अब वो ठीक उनके सामने खड़ा था। वो दोनों की ओर देखकर मुस्कुराया और आशु की पीठ पर ठंडा पसीना फौरन बहने लगा। अनूप ने आशु को रोकने की कोशिश की, लेकिन जब उसने मुड़कर उस बूढ़े को देखा तो उसका चेहरा भी फौरन बदल गया। अरे बुजुर्ग राकेश, तुम कब आए? अनूप को भी समझ आ गया था कि कुछ गड़बड़ है। राकेश इतनी नज़दीकी तक आ गया था और उसे भनक तक नहीं लगी। बूढ़े ने उसकी बात को नज़रअंदाज कर दिया और सीधे आशु की ओर देखकर मुस्कुराया, मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे पहचान लोगे। ये थोड़ा अनएक्सपेक्टेड है। आप जैसे शख्स को पहचानना मुश्किल नहीं है, आशु ने आवेश मलिक की तरफ देखकर कहा। बूढ़े ने साफ साफ मान लिया था कि वो आवेश मलिक ही है। आवेश मलिक ने इस पर कोई कमेंट नहीं किया। क्योंकि तुम्हें फाउंडिंग एम्परर टोम्ब में दिलचस्पी है तो क्यों ना तुम भी हमारे साथ अंदर चलो। तुम्हें तो पता होना चाहिए कि चाहे मैं इस दुनिया के हर इंसान को मार भी डालूं, तब भी तुम्हें मरने नहीं दूंगा। तुम्हें मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम वाकई में आवेश मलिक हो? अनूप की आंखें हैरानी से फैल गईं। वो फटी हुई आंखों से आवेश मलिक को देख रहा था, फेडरेशन का नंबर 1 डेविल। और वो अनूप पहले उसे हरा भी चुका था और जिंदा भी बच गया था। ये सोचते ही उसके पैरों से मानो जान निकल गई। देखने से तो यही लगता है कि तुम भी मेरा ही वेट कर रहे थे, आशु ने आवेश मलिक को घूरते हुए कहा। मैंने तो पहले यही प्लान किया था कि आहूजा परिवार जब अर्थ एलिमेंटल बीस्ट की नीलामी करेगा तब मैं उसे ले लूंगा, लेकिन क्योंकि अब वो बीस्ट तुम ऑब्टेन कर चुके हो तो जाहिर है मैं तुमसे उसे छीनूंगा नहीं, इसलिए मुझे यहीं तुम्हारा इंतज़ार करना पड़ा, आवेश मलिक ने शांत लहजे में जवाब दिया। माफ़ करना, लेकिन मुझे फाउंडिंग एम्परर टोम्ब में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं जा रहा हूं क्योंकि तुम्हें और मेरे बड़े सीनियर ब्रदर को इसमें इतनी दिलचस्पी है, तो बेहतर होगा कि तुम दोनों ही साथ जाओ, आशु ने कहा। अनूप का चेहरा एकदम काला पड़ गया, लेकिन उसने ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, मुझे भी कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं तो बस यूं ही मजाक कर रहा था। ओल्ड मास्टर, आप दिल पर मत लीजिए। आवेश मलिक के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। उसने एक धीमी सांस लेते हुए कहा, यह मायने नहीं रखता कि तुम दोनों नहीं जाना चाहते, लेकिन अब सिचुएशन ये है कि तुम में से एक के पास अर्थ एलिमेंटल बीस्ट है और दूसरे के पास एम्परर किंग स्वॉर्ड। ये दोनों चीज़ें फाउंडिंग एम्परर टोम्ब में घुसने के लिए ज़रूरी हैं। इसलिए चाहे जो भी हो, मुझे तुम दोनों की टीम चाहिए ही चाहिए। अगर मैं मना कर दूं तो? आशु पहले से ही या तो फाइट करने या फिर भागने के लिए तैयार था। आवेश मलिक ने मुस्कराते हुए कहा, तुम्हें इतना नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है।
मैंने पहले भी कहा है कि चाहे दुनिया के सारे लोग मर जाएं, मैं तुम्हें जिंदा रखूंगा। इसलिए तुम्हें मुझे दुश्मन समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस फाउंडिंग एम्परर टोम के सफ़र में तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूं और मेरा शरीर अब साथ नहीं देता। जिंदा रहने के लिए मुझे बाहर से मदद लेनी ही होगी। वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, मुझसे उसका क्या लेना देना। आशु बोलते हुए थोड़ा पीछे हट गया। भले ही आवेश मलिक उसे एक एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करता था और उसे मारने की पॉसिबिलिटी बहुत कम थी, लेकिन वो किस तरह की स्कीम चला दे इसका भरोसा नहीं किया जा सकता था। इसलिए उससे जितना दूर रहा जाए उतना बेहतर। आशु अपनी आंखों से लॉर्ड अल्कोहल और आर्यवीर का अंजाम देख चुका था। दोनों ही आवेश मलिक के टेस्ट सब्जेक्ट थे, इसमें कोई शक नहीं था। क्योंकि आशु नहीं जा रहा तो मेरे जाने से भी कोई फायदा नहीं। ये स्वॉर्ड मैं तुम्हारे लिए यहीं छोड़ रहा हूँ। अब मैं निकल रहा हूँ। अगर कुछ बात करनी हो तो मेरे जूनियर ब्रदर से अच्छे से बात कर लेना। अनूप ने एंशिएंट स्वॉर्ड ज़मीन पर रख दी और धीरे धीरे पीछे हटने लगा। आवेश मलिक ने उन्हें रोकने की कोई कोशिश नहीं की। उसने धीरे धीरे एक चीज़ निकाली। वो एक एंशिएंट मिरर था जो ब्रोंज का बना हुआ लग रहा था। मिरर का सरफेस ब्लर था और उसमें दिखने वाला रिफ्लेक्शन भी उतना ही ब्लर। जब आशु ने उस एंशिएंट मिरर को देखा तो उसके मन में एक ही ख्याल आया, कुछ तो गड़बड़ है दया। जिसके आते ही उसने तुरंत अर्थ एलिमेंटल बीस्ट को बुलाया और भागने की कोशिश की। अनूप की स्पीड भी कम नहीं थी। एक उल्का की तरह वो तेजी से फॉरेस्ट की तरफ भागा। लेकिन आवेश मलिक का इरादा उन्हें रोकने का नहीं था। वो बस उस एंशिएंट मिरर को पकड़े हुए उसे धीरे धीरे घुमा रहा था। तभी एक अजीब सीन हुआ। जो आशु ज़मीन के अंदर से होते हुए भाग चुका था और जो अनूप फॉरेस्ट में भाग गया था, दोनों ही बिल्कुल किसी वीडियो की रिवाइंडिंग की तरह वापस लौट आए। मेरे साथ चलो। आवेश मलिक ने एंशिएंट मिरर को पकड़े हुए कदम बढ़ाए। आशु और अनूप अपने शरीर पर जरा भी कंट्रोल नहीं रख पा रहे थे। बिल्कुल किसी इनविजिबल धागे से बंधी कठपुतलियों की तरह दोनों फाउंडिंग एम्परर टोम की तरफ खींचे चले जा रहे थे। आशु को ऐसा लग रहा था मानो उसके शरीर पर उसका कोई कंट्रोल ही ना रहा हो। वो मजबूरी में आवेश मलिक के पीछे पीछे फाउंडिंग एम्परर टोम की डायरेक्शन में बढ़ता चला जा रहा था। उसके शरीर के बाकी सभी फंक्शन नॉर्मल तरीके से वर्क कर रहे थे। वो अपनी अलग अलग एबिलिटीज़ का इस्तेमाल भी कर सकता था, लेकिन पता नहीं क्यों वो चाहकर भी आवेश मलिक का पीछा करने से खुद को रोक नहीं पा रहा था। आशु ने बिना सोचे समझे कोई अटैक नहीं किया। उसने ट्रुथ लिसनर की मदद से आवेश मलिक के हाथों में मौजूद एंशिएंट मिरर को गौर से देखा और तभी उसे एहसास हुआ कि उस मिरर के अंदर उसकी और अनूप की शैडोज मौजूद थीं। प्रॉब्लम ये थी कि आवेश मलिक की पीठ उनकी तरफ थी। ऐसे में मिरर उन्हें डायरेक्टली रिफ्लेक्ट कर ही नहीं सकता था। फिर भी उनकी शैडोज उसमें कैसे दिख रही थीं। अनूप भी उसी तरह खींचता चला जा रहा था। उसने हाथों में स्ट्रेंथ इकट्ठा की, लेकिन कुछ पल तक झिझकता रहा और फिर वो आवेश मलिक पर हमला करने की हिम्मत नहीं जुटा सका। हालांकि आशु और अनूप के सामने आवेश मलिक की पीठ थी और वो देखने में बिल्कुल भी अलग नहीं लग रहा था, फिर भी वो आवेश मलिक था। यहाँ तक कि अनूप जैसा बेखौफ इंसान भी उस पर हमला करने से पहले अंजाम के बारे में सोच रहा था। आशु ने कोई एक्शन नहीं लिया। इसके बजाय उसने अंदर ही अंदर अपनी प्राइमोडियल एनर्जी आज सर्कुलेट करनी शुरू की और अपनी लाइफ सोल्स को स्विच करके देखने लगा कि क्या वो उस एंशिएंट मिरर के कंट्रोल से बाहर निकल सकता है। अगर वो उस एंशिएंट मिरर के कंट्रोल से बाहर नहीं निकल पाया तो आवेश मलिक से असल में फ़ाइट करते वक्त उसे हर तरह से लिमिटेशंस का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में उसके लिए एडवांटेज लेना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। ट्रुथ लिसनर की एविल नलिफिकेशन एबिलिटी का भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। ये साफ था कि एंशिएंट मिरर की एबिलिटी किसी कस जैसी एविल फोर्स से नहीं जुड़ी थी। जब आशु ने गॉड्स लेयर्स मंत्रा और हेवन ओपनिंग स्क्रिप्चर ऑफ द हाईएस्ट एल्डर, जो तबूज को तोड़ने की एबिलिटी रखती थी, उसे एक्टिव किया, तब भी वो खुद को मिरर के कंट्रोल से आज़ाद नहीं कर सका। ये ना तो कज़ है, ना ही तबू पावर। तो आखिर ये एंशिएंट मिरर किस तरह की पावर रखता है? आशु को अचानक एक अहम बात का एहसास हुआ। करिश्मा उसकी गोद में थी, लेकिन एंशिएंट मिरर में उसकी कोई रिफ्लेक्शन नहीं दिख रही थी। करिश्मा की शैडो क्यों गायब है? क्या इसलिए क्योंकि आवेश मलिक ने करिश्मा को टारगेट नहीं किया, या फिर करिश्मा में कुछ स्पेशल है? क्या वो एंशिएंट मिरर उस पर असर नहीं करता? अगर वजह यह है कि करिश्मा स्पेशल है तो उसमें ऐसा क्या खास है? आशु ने कुछ पल सोचा और उसे रियलाइज़ हुआ कि उसके और करिश्मा के बीच सबसे बड़ा फ़र्क ये था कि करिश्मा एक बार पहले ही मर चुकी थी और अब उसे किसी असली जिंदा इंसान की तरह नहीं गिना जा सकता। आशु ने एक बार फिर सोचा और अपनी प्राइमोडियल एनर्जी आर्ट को स्मॉल परफेक्शन ऑफ विजडम सूत्र पर स्विच कर लिया। उसका इरादा था कि सुप्रीम हेल किंग का इस्तेमाल करके एंशिएंट मिरर के कंट्रोल से बाहर निकला जा सके, लेकिन वो भी बेअसर रहा। जब आशु ने सुप्रीम हेल किंग एक्टिव करी तो जैसे ही उसकी नज़र आवेश मलिक पर पड़ी तो वो अवाक रह गया। उसने डिसबिलीफ में अपनी आंखें रब की और गौर से आवेश मलिक के शरीर को देखा, लेकिन नतीजा वही रहा। आवेश मलिक के शरीर पर उसे कोई सिनफ्लेम्स नज़र नहीं आ रही थी।
आशु अब तक ना जाने कितने इंसानों को सिनफ्लेम्स के साथ देख चुका था, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ था कि किसी के पास एक भी सिनफ्लेम ना हो। फर्क बस इस बात का होता था कि किसी के पास कितनी तादाद में वो होती हैं। लेकिन आवेश मलिक के शरीर पर तो एक भी सिनफ्लेम नहीं थी। वो अजीब हद तक बिल्कुल साफ था। ये मुमकिन ही नहीं है। इंसान जितना ज़्यादा बुरा करता है, उसके ऊपर उतनी ही ज़्यादा सिनफ्लेम्स दिखाई देती हैं। और आवेश मलिक तो फेडरेशन का नंबर 1 डेविल है। उसने अनगिनत जुर्म किए हैं, ना जाने कितने लोगों को मारा है। उसके पास एक भी सिनफ्लेम ना होना, ये कैसे हो सकता है? फेडरेशन का नंबर 1 डेविल होना तो छोड़ो, आशु ने सोचा, यहाँ तक कि कोई आम इंसान जिसने पूरी जिंदगी कोई बुरा काम ना भी किया हो, तब भी उसके शरीर पर कुछ ना कुछ सिनफ्लेम्स ज़रूर होती हैं। कुछ पल सोचने के बाद आशु को यही लगा कि आवेश मलिक ने ज़रूर कोई खास तरीका इस्तेमाल किया होगा जिससे उसने अपने शरीर की सारी सिनफ्लेम्स को क्लीन कर दिया। लेकिन उसने ये कैसे किया, इसका कोई अंदाज़ा आशु को नहीं था। क्योंकि सुप्रीम हेल किंग की पावर्स इनफेक्टिव थीं, आशु को अब कोई और तरीका सोचना पड़ा। उसने एक के बाद एक कई प्राइमोडियल एनर्जी आर्ट्स ट्राई की, लेकिन एंशिएंट मिरर के इन्फ्लुएंस को ब्रेक करने में पूरी तरह नाकाम रहा। अनूप भी क्लियरली अलग अलग कोशिशें कर रहा था, लेकिन आशु की तरह ही उसे भी कोई कामयाबी नहीं मिली। जब वे तीनों फाउंडिंग एम्परर टोम के सामने पहुंचे, तब तक भी वो एंशिएंट मिरर के कंट्रोल से बाहर नहीं निकल पाए थे। आवेश मलिक वहां रुका और उसने उनके सामने वो एंशिएंट मिरर लहराया। उसी पल दोनों को एक साथ अपनी आज़ादी वापस मिल गई। जिसके बाद आवेश मलिक मुस्कराते हुए बोला, इस एंशिएंट मिरर का नाम है यिन यांग मिरर। तुमने शायद इसके बारे में ना सुना हो, लेकिन पुराने वक्त में ये यिन यांग मिरर दुनिया के सभी गॉड्स को खौफजदा कर देता था। ये सोल्स को मिटा सकता है, लोगों को मार सकता है। मैंने तो बस इसका इस्तेमाल करके तुम दोनों की सोल्स में से एक को लॉक किया था। अगर तुम मेरे साथ फाउंडिंग एम्परर टोम के अंदर चलो, तो मैं वादा करता हूं कि उस सोल को यिन यांग मिरर से आज़ाद कर दूंगा। हाँ, अगर तुम अंदर नहीं जाना चाहते, तो ये सोल हमेशा के लिए यिन यांग मिरर में बंद रहेगी, और वक्त के साथ शायद पूरी तरह खत्म भी हो जाए। अगर किसी के पास सोल ना हो तो क्या होगा? अनूप ने पूछा। आवेश मलिक मुस्कुराया और बोला, सिंपल तरीके से समझाऊं तो यिन यांग मिरर किसी इंसान की सोल को 3 सोल्स और 7 सेंसेस में डिवाइड कर देता है। उनमें से एक सोल खो जाए तो भी बहुत बड़ी बात नहीं होती। तुम्हारे पास अभी भी 2 सोल्स और 7 सेंसेस बचे रहेंगे। तुम्हारे शरीर को कोई नुकसान नहीं हुआ है, तो इससे तुम मरोगे नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारी मेमोरी कमज़ोर हो जाएगी, और धीरे धीरे तुम पागल तक बन सकते हो। अनूप और आशु ने एक दूसरे की ओर देखा। आशु जानता था कि आवेश मलिक सिर्फ डराने के लिए नहीं कह रहा था। एंशिएंट मिरर में जो शैडोज थीं, वो यूं ही हवा में नहीं अपीयर हुई थीं। उनका उनके शरीरों से कोई ना कोई डीप कनेक्शन था। तभी अनूप के दिमाग में एक ख्याल आया। वो उस यिन यांग मिरर को घूरते हुए बोला, क्या ये वही एंशिएंट मिरर है जिसे जानबाज दल और कमूल डायनेस्टी के वक्त गॉड्स की जंग में इस्तेमाल किया गया था? वो सुप्रीम ट्रीजर यिन यांग मिरर। आवेश मलिक हल्का सा हंसते हुए बोला, लड़के, काफ़ी नॉलेजेबल हो तुम। लेकिन उसे सुप्रीम ट्रीजर कहना ज़रूरत से ज़्यादा है। यह असल में एक मिथिकल कंपेनियन बीस्ट का मैनिफेस्टेशन है। हाँ, इतना ज़रूर है कि ये आम मिथिकल क्रिएचर्स से थोड़ा ज़्यादा पावरफुल है। टेरर ग्रेड कंपेनियन बीस्ट। आशु की नज़र यिन यांग मिरर पर जमी रह गई। आवेश मलिक ने अपनी आंखें थोड़ी छोटी की और कहा, तुम टेरर ग्रेड के बारे में पहले से जानते हो, ये सोचकर ही हैरानी होती है। हाँ, यिन यांग मिरर सच में टेरर ग्रेड पर है। अगर मैं तुम्हें मारना चाहता तो बस एक ख्याल की बात होती। इसलिए तुम्हें इस बात की फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं कि मैं तुम्हें मार दूंगा, क्योंकि जब चाहूँ तब तुम्हें मार सकता हूँ। तुम्हें फाउंडिंग एम्परर टोम के अंदर भेजने के लिए मुझे कोई चाल चलने की ज़रूरत नहीं। बस तुम मेरी थोड़ी मदद करो, मैं जो चीज़ लेने आया हूँ वो मुझे मिल जाए, फिर तुम पूरी तरह से आज़ाद हो सकते हो। और हाँ, वो आगे बोला, मैं फाउंडिंग एम्परर टोम से बस एक ही चीज़ लूँगा। बाकी सब कुछ तुम्हारा। ताकत तुम्हारे पास है, तो फैसला भी तुम्हारा ही होगा। अनूप ने कंधे उचका कर कहा। आशु ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी चुप्पी ही उसकी सहमति थी। हालांकि मन ही मन वो सोच रहा था, अगर यिन यांग मिरर जैसा कंपेनियन बीस्ट टेरर ग्रेड अचीव कर सकता है, तो टॉर्च ड्रैगन जैसे इवोल्वेबल एट्रीब्यूट वाले कंपेनियन बीस्ट्स भी टेरर ग्रेड तक पहुंच सकते हैं। लेकिन मैं उन्हें एडवांस कैसे कराऊं? आशु को याद आया कि दी सेलेस्तारा ने कहा था, सिर्फ टेरर ग्रेड ही टेरर ग्रेड को हरा सकता है। उसके पास भले ही कई कंपेनियन बीस्ट्स थे, लेकिन उनमें से कोई भी टेरर ग्रेड तक नहीं पहुंचा था। ऐसे में यिन यांग मिरर को हराना आसान नहीं होगा। अब टेरर ग्रेड तक पहुंचने का तरीका ढूंढने में बहुत देर हो चुकी है। क्या कोई ऐसा रास्ता है जिससे मैं यिन यांग मिरर को बाईपास करके आवेश मलिक को ही मार सकूं? आशु सोचने लगा। उसे लगा कि शायद उसके पास एक चांस हो सकता है। आवेश मलिक काफ़ी जख्मी था, उसने खुद कहा था कि उसकी बॉडी ठीक स्टेट में नहीं है, और अगर उसे बाहर से कोई मदद ना मिले तो शायद वो ज़्यादा दिन जिंदा ना रह पाए।
आवेश मलिक ने कहा, अपना अर्थ एलिमेंटल बीस्ट बुलाओ और इसे हमारे साथ फाउंडिंग एम्परर टोम के अंदर लेकर जाओ। तुम्हें अर्थ एस्केप का इस्तेमाल उसी कोऑर्डिनेट के मुताबिक करना होगा जो मैंने बताए हैं। ना 1 इंच ज़्यादा, ना 1 इंच कम, वरना हम तीनों उसी के अंदर मर जाएंगे, कोई भी नहीं बचेगा। उसे आवेश मलिक पर एक ऐसा जानलेवा हमला करना था जो उसे पलटकर अटैक करने का मौका ही ना दे, वरना आशु उस टेरर ग्रेड यिन यांग मिरर का मुकाबला नहीं कर पाता। एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंस के बिना आशु बस दिखावे की तहजीब ओढ़े हुए बैठा रहा और आवेश मलिक की बातों को गौर से सुनता रहा। तीनों लोग अर्थ एलिमेंटल बीस्ट की पीठ पर बैठ गए। आशु ने अर्थ एलिमेंटल बीस्ट को कंट्रोल किया और वो कोऑर्डिनेट सेट किए जो आवेश मलिक ने बताए थे, ताकि वो उन्हें फाउंडिंग एम्परर टोम के अंदर ले जा सके। अर्थ एलिमेंटल बीस्ट तीनों को साथ लेकर जमीन में दाखिल हो गया। जब आशु की नज़रें दोबारा क्लियर हुईं, तो उसने देखा कि अर्थ एलिमेंटल बीस्ट का शरीर एक बड़े से स्टोन पिलर पर आकर रुका हुआ था। वो स्टोन पिलर करीब 4 मीटर चौड़ा और 30 मीटर से भी ज़्यादा ऊंचा था। उस पिलर के नीचे सिल्वर जैसा लिक्विड धीरे धीरे फ्लो हो रहा था। इस ह्यूज अंडरग्राउंड वर्ल्ड में हर कुछ 100 मीटर की दूरी पर एक एक बड़ा स्टोन पिलर खड़ा था, लेकिन सभी स्टोन पिलर छत से जुड़े हुए थे। सिर्फ वही पिलर जिस पर वो खड़े थे बीच से टूटा हुआ था। पूरे अंडरग्राउंड वर्ल्ड में उन स्टोन पिलर्स के अलावा बस एक ही चीज़ थी, वो थी नीचे फैला हुआ सिल्वर लिक्विड। अगर अर्थ एलिमेंटल बीस्ट की अर्थ एस्केप ज़रा भी इधर उधर हो जाती तो तीनों बिना किसी शक उसी सिल्वर लिक्विड में लैंड होते। आशु और अनूप की नज़र जब उस लिक्विड पर पड़ी तो उन्होंने उसे गौर से देखा। ये देखकर आवेश मलिक बोला, वो जो लिक्विड है वो मरकरी है। इंसानों के लिए ये बेहद जहरीला होता है, लेकिन हमारी फिजीक को देखते हुए ये मरकरी हमारे लिए उतना खतरनाक नहीं है। हमारे शरीर को इससे कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन डायमेंशनलाइजेशन के बाद अब इस मरकरी में एक बहुत ही खतरनाक डायमेंशनल क्रिएचर है। अगर हम उसमें गिर गए तो शायद मैं भी जिंदा बाहर ना निकल सकूं। वो कौन सा डायमेंशनल क्रिएचर है? आशु ने पूछा। खुद ही देख लो, आवेश मलिक ने कहा, जिसके बाद उसने एक रेड जैसे दिखने वाले बीस्ट को बुलाया और उसे मरकरी में छलांग लगाने का हुक्म दिया। वो छोटा बीस्ट सिल्वर लिक्विड के सरफेस पर 2 बार ऊपर नीचे हुआ और उसी पल उसके चारों तरफ का मरकरी कंडेंस होकर अचानक एक अजीब से क्रिएचर में फॉर्म होने लगा। वो क्रिएचर एक स्नैक की तरह दिखता था, लेकिन उसकी पीठ पर विंग्स थे। उसने एक ही झटके में उस छोटे बीस्ट को निगल लिया। जैसे ही वो छोटा बीस्ट उस क्रिएचर की लार से टच हुआ तो उसका शरीर तुरंत सड़ने लगा और 1 सेकंड से भी कम वक्त में वो मेल्ट हो गया। ये नज़ारा देखकर आशु और अनूप दोनों सन रह गए। इतने कम वक्त में पूरी तरह निगला जाना और उस मरकरी जैसे मॉन्स्टर का जो ऑरा था वो वाकई में टेरिफाइंग था। इसमें कोई शक नहीं कि वो मिथिकल क्लास का मॉन्स्टर था। इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब तक तुम मरकरी को छुओगे नहीं तब तक वो ट्रिगर नहीं होगा। आवेश मलिक ने ये कहते हुए एक बर्ड को बुलाए और उसकी पीठ पर सवार होकर अंडरग्राउंड वर्ल्ड के अंदर की तरफ उड़ गया। आशु ने अर्थ एलिमेंटल बीस्ट को वापस टैटू फॉर्म में भेज दिया और अनूप की तरह एक उड़ने वाले माउंट को बुला लिया। फिर दोनों आवेश मलिक के साथ उस अंडरग्राउंड वर्ल्ड की गहराई में उड़ चले। कहते हैं कि फाउंडिंग एम्परर टोम बेहद खतरनाक है, लेकिन अभी तक तो कुछ खास नहीं लग रहा, अनूप ने चारों ओर नज़र डालते हुए कहा। लेकिन उसे कहीं कोई खतरा नज़र नहीं आया। हम अभी फाउंडिंग एम्परर टोम के मेन एंट्रेंस में घुसे ही कहाँ हैं? आवेश मलिक ने बेरुखी से जवाब दिया। आशु लगातार ट्रुथ लिस्नर की हेल्प से सामने के इलाके को स्कैन कर रहा था। उसे पहले ही दिखाई देने लगा था कि मरकरी के इस समुद्र के छोर पर एक बहुत बड़ा मेटल डोर मौजूद था। उस मेटल डोर के बीचों बीच थी एक ओपनिंग, या यूं कहें कि स्लॉट था। ऐसा लग रहा था मानो वो किसी एंशिएंट स्वॉर्ड के लिए बना हो। जल्द ही तीनों उस मेटल डोर तक पहुंच गए। आवेश मलिक ने उस स्लॉट की तरफ इशारा करते हुए कहा, एम्परर किन स्वॉर्ड को इसमें इंसर्ट करो। इस दरवाजे के खुलते ही हम असली फाउंडिंग एम्परर टोम में एंटर होंगे। अनूप थोड़ी देर तक झिझका, लेकिन उसकी जान अभी भी आवेश मलिक के हाथों में थी। उसके पास और कोई चॉइस नहीं थी। वो एहतियात बरतते हुए एम्परर किन स्वॉर्ड लेकर आगे बढ़ा। पूरी तरह से खुद की प्रोटेक्शन को एंश्योर करने के बाद उसने बहुत एहतियात से वो स्वॉर्ड उस स्लॉट में डाल दी। जब एम्परर किन स्वॉर्ड पूरी तरह से अंदर चली गई तो उन तीनों के कानों में एक तेज क्रैक जैसी आवाज़ आई। अनूप लाइटनिंग की रफ्तार से पीछे की तरफ उड़ा, लेकिन दरवाज़ा धीरे धीरे खुलने लगा और उसके पीछे का नज़ारा रिवील हो गया। जब आशु ने अंदर का नज़ारा देखा तो वो खुद को चौंकने से नहीं रोक पाया। दरवाजे के पीछे एक काफ़ी बड़ी एंशिएंट सिटी थी। उस एंशिएंट सिटी में एंशिएंट पैलेसेस की एक लंबी सीरीज फैली हुई थी और सड़क के दोनों तरफ हथियार पकड़े हुए कई ब्रोंजमैन खड़े थे। सड़क के बीचों बीच भी कुछ ब्रोंज कैरेज के स्टैच्यूज मौजूद थे। लंबी सड़क के आखिरी सिरे पर एक मैजेस्टिक टेम्पल जैसे पैलेस के सामने 12 गोल्ड मैन बैठे थे। हर गोल्ड मैन बैठे हुए भी 30 फीट ऊंचा था, मानो वे गोल्डन डिवाइन जनरल्स हों जो उस पैलेस को गार्ड कर रहे हों। जैसे ही तीनों ने दरवाज़ा पार किया, लंबी सड़क पर खड़े सभी ब्रोंज मैन ने अपने हथियार उठा लिए और आशु और बाकी दो की तरफ देखने लगे।
ये ब्रोंज मैन उस मौसोलियम की परिफेरी में देखे गए ब्रोंज मैन जैसे ही थे, लेकिन मौसोलियम की परिफेरी वाले ब्रोंज मैन आमतौर पर बिना किसी हथियार के होते थे और उनके पास कोई हथियार नहीं होता था। वहीं यहाँ मौजूद ब्रोंज मैन में से हर एक के हाथ में स्पीयर या स्वॉर्ड थी। जैसे ही ब्रोंज मैन की स्वॉर्ड्स म्यान से बाहर निकली, उनके झुंड ने आशु और टीम की तरफ दौड़ लगा दी। इन मामूली ब्रोंज मैन को मुझ पर छोड़ दो। अनूप ने आगे बढ़कर खुद ही अटैक करने की पहल की। ब्रोंज मैन कंपेनियन एग्स वैसे ही बहुत रेयर होते हैं और ये तो वेपन से लेस थे। अगर इनमें से कुछ कंपेनियन बीस्ट्स ड्रॉप हो जाएं तो उनकी वैल्यू यकीनन काफ़ी ज़्यादा होगी। लेकिन जब अनूप अंदर घुसा तो उसे एहसास हुआ कि ये ब्रोंज मैन किसी दूसरे डायमेंशनल क्रिएचर्स जैसे नहीं थे, ये तो असली बैटल्स लड़ चुके योद्धाओं जैसे लग रहे थे। वे कतारों में आगे बढ़े और एक बैटल फॉर्मेशन बनाकर लगातार चारों तरफ से घिरे हुए अनूप पर हमला करने लगे। शुक्र है कि अनूप की मूवमेंट टेक्निक बेहद पावरफुल थी। उसके हाथों की तेजी ऐसी थी कि वो बिना किसी सेफ्टी के हाथों से ही वाइट ब्लेड्स को छीन लेता और इसी तरह वो आसपास के ब्रोंज मैन से उनके सारे हथियार छीनता जा रहा था। कट, एक ब्रोंज मैन की गर्दन अनूप ने उसी की ब्रोंज स्वॉर्ड से काट दी। वो रास्ता बनाते हुए ऐसे आगे बढ़ रहा था मानो कोई किलिंग मशीन हो। उसकी मूवमेंट हो या अटैकिंग स्टाइल सब कुछ कमाल का था, जिसे देखकर लग रहा था कि हजारों की फौज भी उसे रोक नहीं सकती थी। जब उसने दर्जनों ब्रोंज मैन को मार गिराया तो आखिरकार एक कंपेनियन एग ड्रॉप हुआ। अनूप वाकई में बहुत फास्ट था। कंपेनियन एग जमीन पर गिरने से पहले ही उसने उसे पकड़कर अपने पास रख लिया। वो और ब्रोंज मैन को मारने ही वाला था कि तभी उसकी नज़र एक गोल्ड मैन पर पड़ी, जो अचानक खड़ा हो गया था। जो गोल्ड मैन बैठे हुए 30 फीट ऊंचा था, वो खड़ा होते ही और भी ज्यादा मैजेस्टिक और खौफनाक लगने लगा। वो गोल्ड मैन पत्थर की सीढ़ियों पर कदम रखते हुए नीचे उतरा और लंबी सड़क पर आगे बढ़ने लगा। हर कदम के साथ उसकी रफ्तार बढ़ती जा रही थी। कुछ ही पलों में वो एक दहाड़ते शेर की तरह दौड़ पड़ा। जब वो अनूप से लगभग 100 मीटर दूर था तो उसने जोर से छलांग लगाई और ऊपर से सीधा अटैक करने के लिए अपना मुक्का उठा लिया। अनूप ने भी एक पल की देरी नहीं की। उसने अपना कंपेनियन बीस्ट बुलाया और उसे एक ब्रेसर में ट्रांसफॉर्म कर दिया, जो उसके मुके और हाथ को पूरी तरह कवर कर रहा था। फिर बिना एक इंच पीछे हटे उसने डायरेक्ट उस गोल्ड मैन की फिस्ट का सामना किया। जब दोनों फिस्ट आपस में टकराईं तो अनूप तुरंत हवा में उछलकर पीछे जा गिरा। वो जमीन पर दूर तक लुढ़कता चला गया और तभी रुका जब उसकी पीठ सिटी की दीवार से टकराए। जूनियर ब्रदर, लगता है मेरी राह यहीं खत्म होती है। अब आगे का सब तुम्हारे हवाले है। तुम्हें जिंदा निकलना ही होगा। अनूप ने कुछ बार उठने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहा। उसके मुंह से लगातार खून बह रहा था। जैसे ही उसने ये शब्द कहे वो जमीन पर गिर पड़ा। ना कोई धड़कन थी, ना सांस, ऐसा लग रहा था जैसे उसकी मौत हो चुकी हो। आवेश मलिक ने एम्परर किन स्वॉर्ड उठाए और उसे अनूप की थाई में घुसेड़ दी। मगर अनूप की डेड बॉडी एकदम शांत पड़ी रही, उसकी मसल से कोई भी रिएक्शन नहीं आया। देखने से तो लगता है ये वाकई मर गया है। अच्छा खासा शरीर यूं ही बर्बाद नहीं होने देते हैं। इसका दिल निकाल लो और खाने में इस्तेमाल करो, आवेश मलिक ने कहते हुए उसका सीना चीरने के लिए स्वॉर्ड उठाई ही थी। खां खां, मैं अभी भी बच सकता हूँ। अनूप अचानक फिर से उठ बैठा। उसकी धड़कन और सांसें वापस आ चुकी थीं। वो हल्की सी सूखी हंसी हंसने लगा। आशु, अब ये काम तुम्हारे हवाले है, आवेश मलिक ने कहा जब उसने उस तरफ इशारा किया जहां गोल्डन मैन चलता हुआ आ रहा था। तुम्हारा ये न्यांग मिरर तो बहुत पावरफुल है, तुम उसे ही यूज क्यों नहीं कर लेते? इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत? आशु ने कहा। बदकिस्मती से यिन यांग मिरर सिर्फ उन लाइफ फॉर्म्स पर काम करता है जिनमें फ्लैश और ब्लड होता है। ऐसे गोल्ड मैन पर इसका ज्यादा इफेक्ट नहीं होता। आवेश मलिक ने बिना किसी झिझक के यिन यांग मिरर की कमजोरी जाहिर कर दी। आशु को नहीं पता था कि वो सच कह रहा है या नहीं, लेकिन उसके पास कोई और चॉइस नहीं थी। उसने टायरेंट बेहेमोथ को बुलाया और उसे गोल्ड मैन से फाइट करने के लिए भेज दिया। गोल्ड मैन की स्ट्रेंथ और डिफेंस दोनों ही बहुत स्ट्रोंग थे। वो टायरेंट बेहेमोथ से फाइट करते हुए किसी भी तरह से कमजोर नहीं लग रहा था। आखिरकार आशु को टायरेंट बेहेमोथ को एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ एक्टिवेट करने के लिए कहना पड़ा ताकि वो जल्दी से उस गोल्ड मैन को खत्म कर सके। एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ के सप्रेशन के अंडर में टायरेंट बेहेमोथ ने तुरंत ही गोल्ड मैन को पीछे धकेल दिया। वो अपना डिफेंस सही से सेट नहीं कर पाया था और अब उसे भारी डैमेज मिलने ही वाला था कि तभी एक और गोल्ड मैन तेजी से नीचे उतरा और फाइट में शामिल हो गया। दूसरे गोल्ड मैन के आने से पहला वाला और ज्यादा स्ट्रोंग हो गया। फिर भी वो टायरेंट बेहेमोथ के सामने टिक नहीं पा रहे थे। इसके बाद एक एक करके बाकी गोल्डन मैन भी नीचे आने लगे। उन्होंने मिलकर टायरेंट बेहेमोथ पर अटैक कर दिया और उनका कोऑपरेशन लगभग परफेक्ट था। गड़बड़ है। आशु को तुरंत सिचुएशन समझ आ गई। ये 12 गोल्डन मैन कुछ अंडरग्राउंड समुद्र में मौजूद 9 ब्लैक ड्रैगन जैसे ही थे, जिसका मतलब है कि ये एक दूसरे की पावर आपस में शेयर कर सकते थे।
जब 7 गोल्ड मैन फाइट में शामिल हो गए तो उनकी स्ट्रेंथ अब उस टायरेंट बेहेमोथ के बराबर हो गई थी जिसने अपना इनविंसिबल व्हील ऑफ डेस्टिनी एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ एक्टिवेट कर रखा था। मगर अब टायरेंट बेहेमोथ के लिए किसी भी तरह की एडवांटेज लेना मुश्किल हो गया था। टायरेंट बेहेमोथ अब दबाव में आ चुका है। अब तो तुम्हें कुछ करना चाहिए, है ना? आशु ने आवेश मलिक की तरफ देखते हुए कहा। आवेश मलिक मुस्कुराया और बोला, तुम्हें बस इतना करना है कि उस पैलेस के सामने खड़े 12 गोल्डमैन को नीचे की तरफ खींच लाओ। मैं टेम्पल के अंदर जाकर एक चीज़ लूंगा और फिर हम तुरंत यहाँ से निकल जाएंगे। ज्यादा देर नहीं लगेगी। आशु जानता था कि आवेश मलिक उसे फाउंडिंग एम्परर टोम में यूं ही नहीं लाया था। सिर्फ अर्थ एलिमेंटल बीस्ट उधार लेने की बात एक बहाना भर थी, इसके पीछे जरूर कोई और इरादा था। अब सीढ़ियों से और भी गोल्डन मैन नीचे उतरने लगे। जब 10 गोल्ड मैन ने मिलकर टायरेंट बेहेमोथ को घेर लिया तो वो साफ तौर पर सप्रेस होने लगा। ऐसा लग रहा था कि वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। मुझे डर है कि जब तक सभी 12 गोल्ड मैन नीचे आएंगे तब तक टायरेंट बेहेमोथ जिंदा ही नहीं बचेगा। बेहतर होगा कि तुम अभी से कोई प्लान बना लो। आशु ने सच ही कहा। भले ही टायरेंट बेहेमोथ कितना भी पावरफुल हो, 12 गोल्ड मैन से अकेले लड़ना नामुमकिन था। इन गोल्ड मैन की स्ट्रेंथ और फिजिक पहले से ही बेहद स्ट्रोंग थी। ऊपर से ये एक दूसरे की पावर भी बोरो कर सकते थे। एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ के बावजूद टायरेंट बेहेमोथ अब हार की कगार पर पहुंच चुका था। छोड़ो, बाकी के 2 मैं खुद ही संभाल लूंगा, आवेश मलिक ने कहा और सीधे उस पैलेस की ओर दौड़ पड़ा जिसे 12 गोल्डन मैन गार्ड कर रहे थे। आशु ने देखा कि वो येन यांग मिरा हाथ में लिए बैटलफील्ड के ऊपर किसी अजीब बर्ड की तरह उड़ता हुआ पैलेस की तरफ बढ़ रहा था। उसका इरादा साफ था, वो सीधे टेम्पल के अंदर दाखिल होना चाहता था। जो 2 गोल्ड मैन अब तक नीचे नहीं आए थे उन्होंने तुरंत आवेश मलिक का इरादा भांप लिया। वे पैलेस के दरवाजे के सामने खड़े हो गए और उस पर जबरदस्त पंच बरसाने के लिए तैयार हो गए। आवेश का शरीर हवा में था, तभी उसकी उंगली में मौजूद एक रिंग स्पिन होने लगी। फिर आशु ने देखा कि उसका शरीर अचानक गायब हो गया। अगले ही पल वो सीधे पैलेस के दरवाजे के सामने अपीयर हो गया। टेलीपोर्टेशन एबिलिटी क्या? आवेश मलिक जो प्राइमोडियल एनर्जी आर्ट प्रैक्टिस करता है वो स्पेशल टाइप की है। जब तक आशु ये सब सोच ही रहा था, आवेश मलिक जोर से पैलेस के दरवाजे से जा टकराया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको ये नॉवेल एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आप किसी और नॉवेल को सुनना चाहते हैं या किसी कहानी के बारे में जानना चाहते हैं तो कृपया हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। हम आपके लिए और भी रोमांचक और मनोरंजक कहानियां लाते रहेंगे। हमारे चैनल एफएस नोवेल एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना करें। और हां, अगले एपिसोड के लिए तैयार रहें क्योंकि कहानी में अभी और भी ट्विस्ट और टर्न आने बाकी हैं। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अलविदा।